ये मीटर ब्रिज का कंस्ट्रक्शन है, आपको पता ही है। तो आपने लास्ट लेक्चर में विस्टन्स मीटर ब्रिज, विस्टन्स नेटवर्क दोनों सीखा। तो जो लेफ्ट गैप है आप देख सकते हो, ये लेफ्ट गैप है। लेफ्ट गैप में जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है, ठीक है। और राइट गैप में जो रेजिस्टेंस है वो 3 ओम है। तो आपको ना लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस निकालना है, राइट गैप का रेजिस्टेंस निकालना है, दोनों भी नहीं निकालने, ऑलरेडी गिवन है, ओके। और उसके बाद आपको जो और क्या मतलब लाइक और क्या गिवन है, ये आपका वायर है, इसको वायर ए बी को ब्रिज वायर बोलते हैं हम लोग, ठीक है, जिसकी लेंथ 1 मीटर होती है, आप जानते हो। और जो सर्किट है, सर्किट में से करंट फ्लो करने के लिए आपने सेल कनेक्ट किया, उस सेल का ईएमएफ है 2 वोल्ट, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन ये है कि ये जो अच्छा और गिवन क्या है, तो ये जो वायर है, वायर का रेजिस्टेंस गिवन है। हर वायर के अंदर रेजिस्टेंस होता है, राइट। तो वायर का रेजिस्टेंस गिवन है 1.49 ओम, और आपको बोला है वायर का जो डायमीटर है वो 0.12 सेंटीमीटर है। इतना सब कुछ गिवन है, जो डायग्राम में दिख रहा है वो भी गिवन है, और आपको रिटर्न में भी 2 पार्ट गिवन है, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ वायर और डायमीटर ऑफ वायर, ये 2 चीजें गिवन है। आपको क्या चाहिए, तो पहला चाहिए करंट थ्रू द वायर, ये जो वायर है इस वायर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। और दूसरा आपको चाहिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ वायर। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब रो होता है, रेजिस्टेंस बोलो रेजिस्टिविटी बोलो एक ही चीज़ है। तो 2 चीज़ें हमें निकालनी है, एक तो सर्किट का करंट या वायर का करंट, और दूसरा आपको निकालना है वायर का रेजिस्टिविटी, रो निकालना है, ठीक है। तो ध्यान देना अब यहाँ पे, तो करंट निकालने के लिए सबसे पहले करंट निकालते हैं। तो करंट निकालने के लिए आपके पास एक ही फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस, राइट। तो अगर आपको सर्किट का करंट निकालना है या वायर का करंट निकालना है, जिसका भी करंट निकालना है, तो आपको उसका पहले पोटेंशियल डिफरेंस लिखना पड़ेगा, फिर उसका रेजिस्टेंस लिखना पड़ेगा, राइट। तो रेजिस्टेंस जो आएगा V अपॉन आर इज इक्वल टू कितना आएगा I। तो करंट अगर निकालना है आपको, करंट, तो करंट निकालने के लिए फॉर्मूला है V अपॉन आर, ठीक है। तुम में से कोई सोचेगा कि सर करंट का आपने क्वेश्चन में बोला है करंट थ्रू वायर निकालो, बराबर है। तो रेजिस्टेंस भी हम लोग किसका लेंगे, वायर का ही लेंगे। तो ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, बिकॉज आप ये नहीं सोच रहे हो कि अभी ये जो वायर है, इस वायर के अक्रॉस और रजिस्टर और 2 रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है। मतलब आपको ये सर्किट कैसा दिख रहा है मुझे नहीं पता, बट मुझे ये सर्किट ऐसा दिख रहा है। ये जो वायर है वो वायर खुद एक रजिस्टर है, वायर के अंदर रेजिस्टेंस है कि नहीं है। तो 1.49 ओम, राइट, वायर का रेजिस्टेंस 1.49 ओम दिया हुआ है। तो मैं इसको मैं बोलूंगा वायर ए बी, और उस वायर ए बी के अक्रॉस 2 और रजिस्टर है, कौन से, 2 ओम और 3 ओम। और जब मैंने तुमको मीटर ब्रिज पढ़ाया था तभी मैंने बताया था ये दोनों किसमें, सीरीज में है कि पैरेलल में, सीरीज में, बिकॉज एक ही कनेक्शन है वो। तो हमने ये पहले ही समझ लिया था। तो ये हुआ तुम्हारा 2 ओम और ये हुआ तुम्हें 3 ओम, राइट। तो मुझे सर्किट ऐसा दिख रहा है, दिस इज द सर्किट, ओके। और इस सर्किट में फिर करंट फ्लो हो रहा है एक सेल की मदद से, ठीक है, ये वो सर्किट है। बट अगर कोई ये बोलेगा कि हमें करंट थ्रू वायर चाहिए, तो रेजिस्टेंस खाली वायर का लो, तो वो रॉन्ग है, बिकॉज वायर का रेजिस्टेंस इन दोनों के कारण चेंज होगा, क्योंकि वायर जो है इन दोनों के पास साथ पैरेलल में है, ये दोनों सीरीज में है, बट वायर इनके साथ कैसी है, पैरेलल में। तो वायर का रेजिस्टेंस 1.49 ओम नहीं आएगा, वायर का रेजिस्टेंस आपको तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, राइट। तो कितना आएगा वायर का रेजिस्टेंस, तो वो ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। सो सबसे पहले आप इन दोनों का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो। इन दोनों के रेजिस्टेंस को मैंने आर डैश बोला सपोज, तो आर डैश इज इक्वल टू आएगा 2 + 3, वो दोनों सीरीज में है ना, तो ये टोटल हो गया 5 ओम, राइट। तो सर्किट जो है आपका रेड्यूस हो गया अभी। तो सर्किट रेड्यूस होके अगली बार ऐसा ऐसा ड्रॉ करो, देखो ये दोनों मिलके 5 ओम हुआ, तो ये हुआ 5 ओम, और ये वायर का मतलब कितना 1.49 ओम। तो अभी सर्किट और छोटा हो गया। अब कितने रेजिस्टेंस बचे, 2, किसमें, ये पैरेलल में। तो रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो आएगा 1/RP क्योंकि पैरेलल में है, और 1/5 + 1/1.49 ऐसा आएगा। तो फिर एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 1/RP इज इक्वल टू 1.49 + 5 × 1 5 और 5 × 1.49,
राइट। तो 1/rp इज इक्वल टू ये आ जाएगा 6.49, है कि नहीं, और 5 9 सा 45, 5 4 सा 20 और ये 24, और 5 1 सा 5 और ये 7, बट हमें आरपी चाहिए, टोटल चाहिए ना हमें, तो फिर ये उल्टा करना पड़ेगा, तो 7.45 अपॉन 6.49, है ना, ये आपका रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। तो सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस जो है या वायर का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो इतना रहेगा, राइट। दिया हुआ वायर का रेजिस्टेंस कितना है 1.49, बट वायर के साथ दो और रजिस्टर सीरीज में है ना, वो इस वायर के रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, और वायर के रेजिस्टेंस को वो इतना बना देंगे। तुम बोलोगे आपने फर्दर क्यों नहीं सॉल्व किया, क्यों सॉल्व करो, क्योंकि उसको तो आगे पुट करना है ना, तो फिर आगे ध्यान दो अभी यहाँ पे। तो फिर अभी आपको वायर का रेजिस्टेंस आ गया, तो अभी आपको रेजिस्टेंस आ गया या सर्किट का रेजिस्टेंस आ गया, तो इसमें वैल्यू पुटअप करो, करंट मिल जाएगा। तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है V अपॉन आर, तो V मतलब वोल्टेज कितना दिया है वो 2, और आपका आर रेजिस्टेंस कितना इतना है ना 7.45 अपॉन 6.49, अब ये उल्टा हो जाएगा, तो आपको होता है 6.49 ऊपर चला जाएगा, तो 2 इंटू 6.49 अपॉन 7.45 कुछ ऐसा हो जाएगा। तो आप देख रहे हो डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है, नीचे भी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू 649 हो जाएगा, डिवाइड बाई 645 हो जाए 745 हो जाएगा। अब ये कैलकुलेशन तुम लोग घर पे जाके करो, काफी इजी कैलकुलेशन है। तो ये हो गया आपका करंट, इधर बैठ जाओ, ठीक है। सो देयरफॉर इस तरीके से करंट निकल के आया, आपको कितना आया बोलो करंट, ये जो भी है इसको सॉल्व करो उतना आपका करंट आ जाएगा। क्लियर है। तो पहला पार्ट समझ में आया तुमको, क्या निकाला हमने यहाँ से, करंट थ्रू वायर, राइट। दोबारा वायर का रेजिस्टेंस, देखो करंट निकालना था, तो करंट निकालने के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, V इज इक्वल टू आई आर, तो फिर V R को इधर भेज दिया, तो V अपॉन आई आर इज इक्वल टू कितना आएगा I, तो करंट आ गया टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, बट टोटल रेजिस्टेंस यहाँ पे 3 थे, ये दो जो सीरीज में है, और उनके साथ ये वायर का रेजिस्टेंस जो पैरेलल में है, वायर का रेजिस्टेंस दिखता नहीं बट दिया था कितना 1.49, तो फिर वो सर्किट एक्चुअल में ऐसा था, जो दो दिख रहे और एक जो नहीं दिख रहा, ये दोनों किसमें सीरीज में, तो वो ऐड हो गए, और ये दोनों बचे हुए किसमें रहे, पैरेलल में, उनका टोटल निकाला, उनका टोटल इतना आ गया, और V इज इक्वल टू आई आर में फिर वो पुटअप कर दिया, और यहाँ से जो भी कैलकुलेशन करेंगे करंट निकल जाएगा। तो पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। क्या है दूसरा पार्ट बोलो, स्पेसिफिक रजिस्टिविटी ऑफ वायर, वायर का स्पेसिफिक रजिस्टिविटी चाहिए। तो आपको पता है 9th स्टैंडर्ड से ही पता है, और पिछले लेक्चर में मैंने बेसिक से भी पढ़ाया था, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए, इसमें आर जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ वायर होता है, रो जो है वो रजिस्टिविटी होता है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है, एल जो है वायर का लेंथ होता है, और ए जो है वायर का एरिया होता है। तो आपको क्या निकालना है इसमें से, तो इसमें से अगर आपको देखा होगा तो आपको स्पेसिफिक रजिस्टिविटी चाहिए, मतलब आपको ये रो चाहिए, तो फिर बाकी सारी क्वांटिटीज को इधर भेजो, तो आर ए अपॉन एल इज इक्वल टू रो, तो रो इज इक्वल टू कितना है आर, आर मतलब वायर का रेजिस्टेंस, क्योंकि ये सब कुछ वायर के लिए चाहिए ना, तो वायर का रेजिस्टेंस चाहिए तो कितना लेंगे 1.49। अब तुम में से कोई बोलेगा सर आपने पिछली बार वायर का रेजिस्टेंस इतना लिया था, ठीक है 1.49 नहीं लिया था, तुम्हें दिमाग में जा रहा है क्या, पिछली बार वायर के रेजिस्टेंस को इन दोनों ने क्या किया था, चेंज किया था। अब जो हम लोग निकाल रहे हैं, अच्छा वो चेंज क्यों किया था, करंट के कारण, क्योंकि करंट के लिए यहाँ पे 2 ब्रांचेस थी ना, तो फिर अगर करंट हमें टोटल करंट निकालना है तो रेजिस्टेंस भी टोटल लेना चाहिए, और अभी हम लोग जो क्वांटिटी निकाल रहे हैं वो स्पेसिफिक टू वायर है, तो फिर वो जो भी यहाँ पे लोगे यहाँ पे भी स्पेसिफिक टू क्या लोगे, वायर ही लोगे, तो रेजिस्टेंस वायर का कितना 1.49, वायर का एरिया, तो वायर का एरिया कितना लेंगे बोलो जरा, हाँ पाई आर स्क्वायर, सही बोला, वायर कुछ ऐसा होता है, राइट। तो ये जो एरिया जो है ना, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब अगर आपने ऐसा स्लाइस कट कर दिया तो क्या आएगा, तो जब स्लाइस कट करेंगे तो ये क्या आएगा, ऐसा सर्कल आएगा, तो देयरफॉर ये क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो क्रॉस सेक्शन एरिया सर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और नीचे लेंथ ऑफ वायर, वायर का लेंथ कितना है 1 मीटर, क्योंकि मीटर ब्रिज है इसलिए, राइट। तो वैल्यू पुटअप कर दो, ये 1.49 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, अब रेडियस ना, तो आपके पास डायामीटर है ना, डायामीटर मेरे हिसाब से 0.12 सेंटीमीटर है, तो 0.12 को डिवाइड बाय 0.12 को डिवाइड बाय 2 करूंगा तो रेडियस आ जाएगा, तो रेडियस कितना आ जाएगा 0.6 सेंटीमीटर,
बट ये सेंटीमीटर में, हमें किस में चाहिए, मीटर में। तो 0.6 को इंटू 10 का पावर क्या करूंगा, -2, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो ये उठा के इधर पुटअप कर दो, 0.6 इंटू 10 का पावर -2, उसका क्या, स्क्वायर। हाँ बोलो, अरे ले लेना बाद में। सो यहाँ पे 0.06 कहाँ से, अच्छा हाँ हाँ ओके ओके, एक मिनट, वो कुछ अलग बोल रही। तो ये 0.12 को डिवाइड बाई कितना किया, 2 किया, तो इधर आएगा 0.06। मुझे लगा वो मीटर में कन्वर्ट करके बोल रही है, ठीक है सही है ये। 0.06 कितना आएगा, ये 0.06 सेंटीमीटर। अब इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 का पावर -2 से, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट, करेक्ट है। तो यहाँ पे लिख देंगे 0.06 इंटू 10 का पावर -2, और उसका कितना आएगा, स्क्वायर, राइट। तो अब आप लोग इसको सॉल्व कर दोगे तो ये आएगा 1.49 इंटू 3.14। अच्छा इसको दो बार मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इसका स्क्वायर है, तो 0.06 इंटू 0.06, और इधर पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा, 10 का पावर कितना आएगा, -4, और ये जो है ये निकल के आएगा आपका क्या, रजिस्टिविटी। अच्छा नीचे 1 है, 1 से डिवाइड करके कुछ फायदा नहीं, तो ये तुम लोग मल्टीप्लाई करोगे, समझ में आ रहा है क्या। ओके तो ये आंसर अगेन तुम लोग निकालोगे। अच्छा और इसका यूनिट क्या आएगा, तो ऊपर है देखो इधर, यहाँ पे है ना फॉर्मूला, हाँ इधर है। तो रजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट होता है मीटर। मीटर मीटर कैंसल, तो आपका आंसर है, सॉरी यूनिट आएगा ओम मीटर, तो ये लगा देना ओम मीटर। समझ आ रहा है क्या, मल्टीप्लीकेशन कर देना और आंसर निकाल देना। तो ये हो गया एक क्वेश्चन जो हमने मीटर बीच से रिलेटेड कर लिया, राइट। तो लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी ये पढ़ लिया था, आपको याद है ना ये सारा पूरा, ओके। सो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट आज जो हमें पढ़ना है वो है दैट इज केल्विन्स मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ Kelvin's method for the measurement of resistance of galvanometer. Resistance of galvanometer, ठीक है। सो आपको पता है गैल्वेनोमीटर भी एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। हर डिवाइस वायर से बना हुआ है, और वायर बना हुआ है या हर डिवाइस किसी ना किसी मटेरियल से बना हुआ है। तो जब मटेरियल होता है तो मटेरियल के अंदर आपको रेजिस्टेंस तो आएगा ही। तो देयरफॉर जो आप हम लोग बात कर रहे थे दैट इज केल्विन्स मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ अननोन रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस को कैपिटल जी बोलते ही हमने पिछले लेक्चर में समझ लिया था। विस्टन्स मीटर ब्रिज में और विस्टन्स ब्रिज में हमने कैपिटल जी को डिनोट कर लिया था ना, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो विस्टन्स नेटवर्क जो है वो बेसिक विस्टन्स नेटवर्क में 4 रजिस्टर ज्वाइंट होते हैं, R1 R2 R2, ये रहेगा R3, ये दोनों सीरीज में, और R3 और ये दोनों सीरीज में R4। सो ऐसे 4 रजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं, 4 में से 3 नोन होते हैं, एक अननोन होता है, और ब्रिज बैलेंस होने के बाद R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, ये बैलेंसिंग कंडीशन होती है, ठीक है। तो टोटल 4 रजिस्टर है, उसमें से एक मेजर करो। उसके बाद मीटर ब्रिज जो है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक जो अननोन रजिस्टर है उसको लेफ्ट गैप में कनेक्ट करते हैं, और नॉन रजिस्टर को हम लोग राइट गैप में कनेक्ट करते हैं, याद है ना। तो वहां से एक अननोन रजिस्टर मेजर करने का एक मीटर ब्रिज से हम लोग यूज करके कर सकते हैं, राइट। तो केल्विन ने अगेन मीटर ब्रिज का यूज कर लिया, और मीटर ब्रिज सर्किट का यूज करके उसने गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं वो समझाया, राइट। तो काफी सिंपल है, तो ध्यान दो अभी यहाँ पे। सपोज मीटर ब्रिज वाला सर्किट में उस तो आपको पता होगा मीटर ब्रिज सर्किट में 3 मेटल स्ट्रिप होती है, एक दूसरे में से 2 एल शेप्ड होती है, एल शेप, और एक लीनियर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे उनको ऐसे अरेंज करते हैं जैसे दो गैप क्रिएट हो जाए, वन लेफ्ट गैप वन राइट गैप, ये तीनों मेटल से बने हुए, ओके। सो ये लेफ्ट गैप में आप लोग इस बार कनेक्ट करोगे गैल्वेनोमीटर। तुम बोलोगे क्यों, क्योंकि हमें गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या करना है, मेजर करना है। जिसका रेजिस्टेंस मेजर करना होता है वो आप किसी एक गैप में कनेक्ट करते हो ना,
पिछली बार आपको अननोन रेजिस्टेंस मेजर करना था एक्स, इसलिए तुमने एक्स को लेफ्ट गैप में कनेक्ट किया था। इस बार हमें गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मेजर करना है, तो फिर गैल्वेनोमीटर को खुद को ही किस में कनेक्ट करो, लेफ्ट गैप में। जिसका रेजिस्टेंस मेजर करना है उसको लेफ्ट या राइट दोनों में से एक गैप में कनेक्ट करो। तो हमने यहाँ पे कहाँ कनेक्ट कर लिया, राइट लेफ्ट गैप में। तो राइट गैप में नोन रेजिस्टेंस लेंगे, जिसको आप रेजिस्टेंस बॉक्स भी बोलते हो, याद है? ओके, तो एक ही डिफरेंस अब तक दिख रहा है। मीटर ब्रिज में अननोन रेजिस्टेंस लेफ्ट गैप में, नोन रेजिस्टेंस। अच्छा, केल्विन के मेथड में अगेन मीटर ब्रिज ही यूज होता है, बस लेफ्ट गैप में क्या यूज होगा, गैल्वेनोमीटर। ओके, आगे सुनना। हमें आगे का तो तुम्हें पता ही है कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो वायर है इसको ब्रिज वायर बोलते हैं, जो 1 मीटर का होता है, ठीक है। एंड अगेन वो जो वायर है उस वायर की लेंथ मेजर करने के लिए, नल पॉइंट मेजर करने के लिए एक स्केल लगे रहेगा। वो स्केल का रीडिंग यहाँ पे 0 सेंटीमीटर रहेगा और यहाँ पे 100 सेंटीमीटर रहेगा, विच इज इक्वल टू 1 मीटर। एंड उसके बाद सर्किट में से करंट फ्लो करने के लिए यहाँ पे एक सेल कनेक्ट रहेगा जिसका ईएमएफ कुछ ना कुछ होगा। अच्छा, सर्किट को ऑन एंड ऑफ करने के लिए एक की कनेक्टेड रहेगी, और सर्किट में करंट का रेंज फिक्स करने के लिए आप लोग रियोस्टेट फिक्स करोगे, राइट। तो कुछ ऐसा सर्किट होता था। अच्छा, आगे सुनना। तुम बोलोगे सर एक और चीज थी, हमने मीटर ब्रिज में पढ़ी थी कि यहाँ पे एक कनेक्शन होता है, उस कनेक्शन में आप लोग मीटर ब्रिज में यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लेते थे और उसके साथ साथ में इधर जॉकी लेते थे, याद है क्या? बट इस बार गैल्वेनोमीटर कनेक्ट नहीं करोगे। कारण ये है क्योंकि आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या करना है, तो फिर आप लोग उसको दो जगह पे कनेक्ट नहीं कर सकते। आपने ऑलरेडी उसको कहाँ कनेक्ट कर दिया है, सो गैल्वेनोमीटर दोबारा नहीं लेंगे, ठीक है। जॉकी लेंगे बट गैल्वेनोमीटर नहीं लेंगे। तो अब जिनको मीटर ब्रिज समझा है वो थोड़े कंफ्यूज होंगे कि भाई अब अगर गैल्वेनोमीटर ही नहीं लिया तो नल पॉइंट कैसे ढूंढेंगे, ठीक है। बिकॉज आप लोग क्या करते थे, इधर गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते थे और उसको जॉकी को अलग अलग पॉइंट पे टैप करते थे और ऐसा पॉइंट ढूंढते थे जहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या मिले, 0, नो डिफ्लेक्शन मिले, जिसको नल पॉइंट बोलते थे हम लोग, राइट। तो यहाँ पे वो पॉइंट मिलना नहीं मिलेगा क्योंकि गैल्वेनोमीटर ही कनेक्टेड नहीं। तुम बोलोगे इधर है ना, अरे बट उसका ब्रांच अलग है ना, इस ब्रांच में कोई गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड, तो आप लोग जॉकी की मदद से नल पॉइंट यहाँ पे नहीं ढूंढोगे। तो एक चीज याद रखना, केल्विन मेथड में नल पॉइंट नहीं मिलता, बिकॉज नल पॉइंट मिलने के लिए गैल्वेनोमीटर, जॉकी के साथ जो गैल्वेनोमीटर है वो कनेक्टेड नहीं है, तो इसको नल पॉइंट मेथड नहीं बोलेंगे हम लोग, या नल पॉइंट ऑब्टेन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या क्या कनेक्टेड है, तो यहाँ पे जो जो कनेक्टेड है वो मैं दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले कैपिटल जी कनेक्टेड है, तो वो है रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर मत बोलना, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर बोलना। और क्या कनेक्टेड है, आर, जो नॉन रेजिस्टेंस है, जिसको आप लोग रेजिस्टेंस बॉक्स भी बोलते हो आपके एक्सपेरिमेंट के टाइम पे। अच्छा, उसके बाद ये जो जे है वो जॉकी है, जिसको डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे टैप करेंगे। उसके अलावा जो एप्सिलॉन है वो ईएमएफ ऑफ सेल है, की के जो है वो आपका की है, और आर एस जो है वो रियोस्टेट है, और जो ए बी है वो आपका ब्रिज वायर है, जिसकी लेंथ कितनी है बोलो, 1 मीटर। ठीक है, सो केल्विन मेथड में गैल्वेनोमीटर जो है वो लेफ्ट गैप में कनेक्टेड रहेगा,
मीटर ब्रिज का सर्किट रहेगा, बस लेफ्ट गैप में गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड रहेगा। क्यों? क्योंकि उसका रेजिस्टेंस हमें क्या करना है, मेजर करना है, राइट। इस कारण बाकी मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी पूरा सर्किट जो है एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मतलब एक्सप्लेन तो कर लिया मैंने, लिख नहीं रहा हूँ इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, क्योंकि मीटर ब्रिज में सब लिखा हुआ है ना। और अगर केल्विन का मेथड सेपरेटली 3 मार्क के लिए आया ही, तो तुम लोग जो मीटर ब्रिज में लिखा वही लिखना, कि राइट गैप में क्या है, रेजिस्टेंस बॉक्स है, 3 मेटल प्लेट है जो व्हाइट कलर में दिख रही तुमको। अच्छा, उन मेटल प्लेट को ऐसे अरेंज किया है कि कितने गैप बने, 2 गैप, लेफ्ट गैप और ये तुम लिखना। ए बी एक वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, 1 मीटर, उस वायर के साथ सेल की और रियोस्टेट सीरीज में कनेक्ट करे हुए। तो एग्जैक्टली जो लिखा गया है मीटर ब्रिज में वही लिखोगे, बस लेफ्ट गैप में वहां पे अननोन रेजिस्टेंस है और यहाँ पे क्या है, गैल्वेनोमीटर है, राइट। अदरवाइज इंट्रोडक्शन पूरा सेम है, इसलिए मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं मूव ऑन कर रहा हूँ वर्किंग पे, इस सर्किट का वर्किंग कैसे होता है। तो सब लोग ध्यान देंगे अब यहाँ पे, बिकॉज इसका वर्किंग थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा केल्विन के, सॉरी, मीटर ब्रिज से, क्योंकि मीटर ब्रिज में नल पॉइंट ढूंढा जाता था और यहाँ पे नल पॉइंट ढूंढने वाले नहीं है। तो वर्किंग सुन लो। सबसे पहले आप क्या करोगे, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे रियोस्टेट एडजस्ट करोगे। तुम बोलोगे रियोस्टेट क्यों एडजस्ट करना है, बिकॉज वो सर्किट में करंट का रेंज फिक्स करता है। जैसे अगर आपको 0 से 100 एम्पियर तक का करंट चाहिए तो वो रेंज फिक्स करो, 0 से 50 एम्पियर के बीच में काम करना है तो वो रेंज फिक्स करो। तो रियोस्टेट एडजस्ट कर लो, की को क्लोज करो, सर्किट में क्या फ्लो होने लगेगा, करंट आई फ्लो होने लगेगा, राइट। तो तुम लोग डायग्राम को यहाँ पे खराब मत करना, मतलब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन मत दिखाना। अच्छा, करंट यहाँ पे जाएगा, पॉइंट ए एक जंक्शन है, तो पॉइंट ए के आगे करंट को जाने के लिए 2 वेज है। करंट ए बी ऐसे भी जा सकता है, वायर के थ्रू भी जाएगा, और करंट जो है मेटल के स्ट्रिप के थ्रू गैल्वेनोमीटर में से भी जाएगा। तुम बोलोगे सर ऐसा नहीं होगा क्या, खाली ए बी की तरफ, मतलब ए से बी की तरफ करंट जाए ऐसा, और इधर नहीं जाए, ऐसा नहीं होता। करंट को जहां जहां ब्रांचेस दिखती है उनमें वो करंट स्प्लिट होता है। भले ही ऐसा हो सकता है कि इस तरफ ज्यादा गया, इस तरफ कम गया, या इस तरफ ज्यादा गया, इस तरफ कम गया, दैट इज पॉसिबल, बट करंट जाएगा तो इतना तो पक्का है, राइट। और जिस तरफ रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा उस तरफ कम करंट जाएगा, जिधर रेजिस्टेंस कम रहेगा उधर करंट ज्यादा जाएगा, बट करंट जाएगा तो जरूर। तो जैसे करंट यहाँ से जाएगा, इधर से भी जाएगा ना, इधर से तो जाएगा ही जाएगा, करंट यहाँ से भी जाएगा। तो करंट यहाँ से जाएगा तो गैल्वेनोमीटर में से करंट फ्लो हुआ, तो गैल्वेनोमीटर में क्या दिखेगा, डिफ्लेक्शन, क्योंकि निडल घूमेगी। वो डिफ्लेक्शन कितना, जितना भी आया वो लिख के रखो। मान लो डिफ्लेक्शन लेट्स से 30 डिग्री आ गया, ठीक है, निडल जो है 30 डिग्री डिफ्लेक्ट हुई, तो आप लोग जितना भी डिफ्लेक्शन आया वो नोट डाउन करके रखना, राइट। सो फिर पहला वर्किंग क्या है, रियोस्टेट इज एडजस्टेड, रियोस्टेट एडजस्ट करके रेंज फिक्स किया, रेंज फिक्स करने के बाद की को क्लोज किया, की को क्लोज करने के बाद जो रेंज हमने फिक्स किया उस रेंज का करंट अंदर से क्या किया, पास किया, सर्किट से पास हुआ। मैंने ये नहीं बोला कि वायर ए बी से पास हुआ कि गैल्वेनोमीटर से पास हुआ, वो आई जो है थोड़ा स्प्लिट होकर गैल्वेनोमीटर में जाएगा और रिमेनिंग कहाँ जाएगा, वायर में से जाएगा, राइट। बट मैंने इतना लिखा है कि आई सेंड थ्रू द सर्किट, सर्किट से करंट आई फ्लो हो रहा है। अच्छा, सर्किट से करंट फ्लो होने के कारण गैल्वेनोमीटर क्या होगा, नहीं, गैल्वेनोमीटर का निडल जो है वो डिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। सो नाउ डिफ्लेक्शन obtained in galvanometer is noted down। तो गैल्वेनोमीटर में जितना भी डिफ्लेक्शन आया वो आपने नोट डाउन करके रख दिया, ठीक है। जो भी आया 230 डिग्री आया, 60 डिग्री आया, वट एवर, जितना भी डिफ्लेक्शन आया वो नोट डाउन करके रख दिया। यहाँ तक क्लियर है क्या, ओके। तो ये हुआ आपका बेसिकली फर्स्ट स्टेज ऑफ वर्किंग, फर्स्ट स्टेज। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, ठीक है, अब ठीक है, ये तो हो गया। अब हम लोग उठाएंगे जॉकी, ठीक है, और जॉकी उठाएंगे और वायर के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे टैप करेंगे।
अब आपको से हम लोग नल पॉइंट तो नहीं ढूंढ रहे, क्योंकि नल पॉइंट ढूंढेंगे भी तो नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज इसलिए नहीं मिलेगा कि नहीं, इसलिए नहीं मिलेगा कि वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, वो इसलिए नहीं मिलेगा, एग्जिस्ट तो करता है वो, बट वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आपने यहाँ पे क्या नहीं लगाया है, राइट राइट। तो फिर क्योंकि वो आपने गैल्वेनोमीटर निकाल के इधर लगा दिए। ओके, तो आपने क्या किया, इस जॉकी को उठाया और डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे टैप किया। सपोज हमने सबसे पहले यहाँ टैप किया, इस पॉइंट पे टैप किया। अब जिसको सर्किट की समझ है वो ध्यान दो, यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ पे टैप किया, सबको पता है ए इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव पार्ट ऑफ सेल या पॉजिटिव साइड, तो ये हाई वोल्टेज है। सपोज ये 100 वोल्ट वाला पार्ट है, और जो तुम्हारा बी पार्ट है वायर का वो निगेटिव से कनेक्टेड है, तो मैं हमेशा 20 ऐसा लेता हूँ, राइट। वो निगेटिव बात अलग है, बट समझाने के लिए मुझे 120 इजी पड़ता है। तो 100 से मतलब ये है हाई पोटेंशियल साइड और ये है, तो ए टू बी आप ऐसे जाओ या ए टू बी आप ऐसे जाओ, पिछली बार समझाया था। पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज इन पोटेंशियल को दूसरा वर्ड है फॉल ऑफ पोटेंशियल, फॉल ऑफ। तो फ्रॉम ए टू बी पोटेंशियल फॉल होगा, फ्रॉम ए टू बी पोटेंशियल फॉल होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस होना, क्रिएट होना बड़ा जरूरी है, उसके बगैर करंट फ्लो नहीं होता। एनीवेज पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो चुका है। तो इधर कितना 100 वोल्ट है, तो शायद इधर 90 वोल्ट रहेगा, फिर इधर 70 वोल्ट रहेगा, 60 वोल्ट रहेगा, 50 वोल्ट रहेगा। पिछला डायलॉग याद है ना? तो वैसे इधर भी 100, 6, 90, 80 जो भी रहेगा, राइट। तो अब जान दो मैं क्या कर रहा हूँ। तो जॉकी मैंने यहाँ टैप किया, जैसे जॉकी यहाँ टैप किया तो इसका पोटेंशियल कितना है 100 वोल्ट, इसका कितना है 90 वोल्ट। तो इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस है या नहीं है? बिल्कुल है। कितने वोल्ट का? 10 वोल्ट का। तो अगर इन दो पॉइंट में 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ पे एक छोटा सा सर्किट बन गया। देखो ये देखो, ये जो है वो सर्किट बन गया, ये छोटा सर्किट बन गया। इसको मैं लूप भी बोलूंगा, बिकॉज ये 90 वोल्ट है मतलब ये लो पोटेंशियल है, और ये 100 वोल्ट है मतलब ये। सो फिर ये हो गया ना, ये लूप क्रिएट। और सबको पता है फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल कौन फ्लो होता है? लो टू हाई बोला है, लो टू हाई फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स। कौन? और हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होता है करंट। ठीक। सो फिर अब यहाँ से हाई टू लो करंट फ्लो हो रहा होगा। जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो 10 वोल्ट 10 वोल्ट के बराबर फ्लो हो रहा होगा, बिकॉज दोनों में जो डिफरेंस है वो कितना है 10 वोल्ट है ना, 10 वोल्ट है ना। तो 10 वोल्ट के बराबर यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा होगा। तो करंट अगर 10 वोल्ट के बराबर फ्लो हो रहा है, तो जो डिफ्लेक्शन होगा वो भी 10 वोल्ट के अकॉर्डिंग होगा। तुम्हें पता है ना पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू IR होता है, ओम्स लॉ। करंट पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी, तो पोटेंशियल डिफरेंस कम करंट कम, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा करंट भी। तो फिलहाल पोटेंशियल डिफरेंस है कितना 10 वोल्ट 10। तो 10 वोल्ट के बराबर करंट फ्लो होगा। तो जो तो पोटेंशियल डिफरेंस कम है, तो देयरफॉर जो डिफ्लेक्शन रहेगा वो भी कम है। तो डिफ्लेक्शन इस बार मैंने देखा तो मान लो 10 डिग्री है। कितना? ओके। अब मैंने क्या किया, यहां से जॉकी हटाया, जॉकी इधर से हटाया और किसी और पॉइंट पे टैप किया। तो जॉकी मान लो यहाँ टैप किया, ठीक है। अभी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ का पोटेंशियल मान लो 70 है, क्योंकि जैसे जैसे इधर जाओगे पोटेंशियल कम होते आता है। तो अब मुझे बताओ ये कितना है, बोलो 100, ये। तो पोटेंशियल डिफरेंस इधर कितने का हुआ? तो इस बार वापस से ये जो पिंक कलर में एक छोटा सर्किट बन गया। तुम्हें लूप समझता है कि नहीं? सो जब जब आपने जॉकी टच नहीं करी थी, इधर जॉकी टैप ही नहीं किया, इधर टच ही नहीं किया, क्या ये छोटा सर्किट बनेगा? नहीं। तो सर्किट ये बड़ा रहेगा। एक तो ये वाला सर्किट और एक ये वाला, ऐसा समझ आ रहा है कि नहीं? बट जैसे जॉकी यहाँ पे टैप करोगे तो आपको यहाँ पे एक और छोटा सर्किट मिलेगा, ये पिंक कलर वाला। तो इस बार आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना है 30 वोल्ट। पिछली बार से क्या है ज्यादा है, तो करंट भी पिछले बार से क्या रहेगा? तो करंट ज्यादा रहेगा, तो इस गैल्वेनोमीटर से जो डिफ्लेक्शन रहेगा वो भी। सो मान लो वो 25 डिग्री आ गया, एज्यूम करो। अब हमने क्या किया, इसको उठाया जॉकी को, और आपने थोड़ा और आगे इधर 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 पुट किया, और यहाँ पे पोटेंशियल मान लो 65 वोल्ट। कितना है 65 वोल्ट। तो अब मुझे बताओ 1 सेकेंड, जैसे जॉकी इधर टैप करोगे
तो टच करोगे, टैप करोगे तो वापस एक सर्किट क्रिएट होगा। हो गया सर्किट क्रिएट, स्मॉल सर्किट, बट इस बार पोटेंशियल डिफरेंस पहले से, अरे ये कितना है 100 है, ये क्या है 65। जैसे इधर इधर जाओगे कम होगा ना, 100 माइनस 65 इस बार कितना हुआ 35 वोल्ट। तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया तो करंट भी, पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा तो करंट भी ज्यादा, तो डिफ्लेक्शन भी। मान लो इस बार डिफ्लेक्शन 30 डिग्री है, 30 डिग्री मतलब उतना ही जितना पहले केस में आया था। तो जैसे आपको पहले केस में जितना डिफ्लेक्शन आया उतना डिफ्लेक्शन आपको मिल गया तो रुक जाना और उस पॉइंट को बोल देना इक्वल डिफ्लेक्शन पॉइंट। क्या बोल देना? तो अब हमने इस वाले मेथड में नल पॉइंट नहीं ढूंढा है, हमने ऐसा पॉइंट ढूंढा है जिसका डिफ्लेक्शन पहले के इक्वल था। पहले का मतलब समझता है क्या? आपको याद है पहले हमने जॉकी को टैप नहीं किया था, कुछ नहीं, जॉकी को टच ही नहीं किया था, जॉकी अलग रखा था और रियोस्टेट एडजस्ट करके की क्लोज करके सर्किट में से क्या फ्लो किया था, और उस टाइम पे डिफ्लेक्शन कितना आया था 30 डिग्री बराबर। ये हुआ स्टेज नंबर 1, याद है तुमको? फिर नेक्स्ट स्टेज में क्या किया हमने, जॉकी उठाया और अलग अलग पॉइंट पे क्या किया, बट जैसे यहाँ पे टैप करोगे एक छोटा सर्किट क्रिएट हो जाता है, करंट भी छोटा रहेगा, डिफ्लेक्शन भी छोटा रहेगा। तो हम लोग क्या करते गए, हम लोग जॉकी को अलग अलग पॉइंट पे टैप करते गए और एक पॉइंट हमें ऐसा मिला कि जहां पे जॉकी को मैं टैप करता हूं तो डिफ्लेक्शन उतना मिलता है जितना पहले मिला था। तो इस पॉइंट को मैंने क्या बोल दिया, वापस बोलो, इक्वल डिफ्लेक्शन पॉइंट। मीटर ब्रिज में हम लोग क्या ढूंढते हैं, नल पॉइंट ढूंढते हैं, और केल्विन के मेथड में हम लोग क्या ढूंढते हैं, इक्वल डिफ्लेक्शन पॉइंट। तो जैसे ही डिफ्लेक्शन पहले के उतना मिला तो मैं बोलूंगा सर्किट का पहला पोटेंशियल डिफरेंस, सर्किट का पहला पोटेंशियल डिफरेंस और सर्किट में अभी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है। पहले और पोटेंशियल क्या है, डिफरेंस बोलो, पोटेंशियल बोलो, क्या बोलो। और पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम रहता है तो हम लोग बोलते हैं ब्रिज बैलेंस होता है। ब्रिज क्या हुआ, डायलॉग तो ऐसा है कि पोटेंशियल सेम है तो करंट फ्लो नहीं होता, बट वो डायलॉग यहाँ नहीं बताया जा सकता क्योंकि यहाँ पे तो अल्टीमेटली स्पीकिंग यहाँ पे करंट तो फ्लो हो ही रहा है, बट यहाँ पे पहले जितना पोटेंशियल आया स्टेज नंबर 1 में उतना ही पोटेंशियल अभी आया या पोटेंशियल डिफरेंस आया। तो दो केसेस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम, मतलब दोनों में हम लोग बोलेंगे सर्किट क्या हुआ, बैलेंस हुआ। बस बीच का एक डायलॉग मैं नहीं बोल रहा हूँ, कौन सा वाला डायलॉग, करंट क्या होना, जीरो होना, राइट। क्योंकि आपको ये पता है कि देखो एक बात बताओ, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, दोनों का पोटेंशियल सेम है, दोनों का पोटेंशियल क्या है, तो करंट फ्लो, और हम लोग बोलते हैं बैलेंस हो गया, क्योंकि दोनों बैलेंस, क्यों, क्या बैलेंस हुआ, पोटेंशियल, पोटेंशियल बैलेंस हुआ, बैलेंस मतलब इक्वल होना। तो यहाँ पे भी वही हुआ ना, पहले जितना डिफ्लेक्शन आया अभी भी डिफ्लेक्शन, तो इसका मतलब जितना पहले पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वही अभी भी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा। तो दोनों केस में पोटेंशियल डिफरेंस सेम, मतलब ब्रिज क्या हुआ, बैलेंस हुआ। तो इक्वल डिफ्लेक्शन पॉइंट मिलने के बाद ब्रिज क्या होता है, और एक बार ब्रिज बैलेंस हुआ तो विस्टन्स का फॉर्मूला लग जाएगा, कौन सा वाला, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, राइट। तो मैं वही लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। नाउ बाय टैपिंग jockey at different points of wire AB, a point D is found such that it gives same deflection such that at this point, मतलब ऐसा एक पॉइंट ही ढूंढ लिया जिस पॉइंट पे क्या हुआ, एट दिस पॉइंट गैल्वेनोमीटर shows same deflection as that of earlier case। तो जितना पहले केस में डिफ्लेक्शन दिया था उतना ही डिफ्लेक्शन देने वाला हमने क्या ढूंढ लिया, पॉइंट ढूंढ लिया। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल डिफ्लेक्शन पॉइंट। सच पॉइंट या पॉइंट डी इज कॉल्ड
इक्वल डिफ्लेक्शन पॉइंट, इक्वल डिफ्लेक्शन पॉइंट और बैलेंसिंग पॉइंट। बैलेंसिंग पॉइंट क्यों? क्योंकि उस पॉइंट पे आपका ब्रिज क्या हुआ? बैलेंस हुआ। सो देयरफॉर ब्रिज बैलेंस हुआ, तो एज ब्रिज ब्रिज इज बैलेंस्ड, तो हम लोग क्या यूज करेंगे? तो यूजिंग विस्टन्स प्रिंसिपल, विस्टन का प्रिंसिपल यूज करो। क्या है विस्टन का प्रिंसिपल? R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। ख्याल रहे, ये वाला लॉ लगाते टाइम R1 और R2 वो रजिस्टर है जो एक ही वायर में सीरीज में, और R3 और R4 इन दोनों के साथ पैरेलल में है, बट अगेन एक सीरीज में। तो यहाँ पे R1 का काम कौन करेगा? तो जो भी मीटर ब्रिज में अटेंड किया है जिसने, उसको पता है R1 का काम कौन करेगा। तो बोलो गैलोनोमीटर को हम लोग क्या लेंगे? बोलो R1। इसको रेजिस्टेंस बॉक्स को, बिकॉज दोनों सीरीज में है। और अब आगे याद करो, मैंने तुम्हें मीटर ब्रिज में क्या समझाया था, मुझे बताओ। तीसरा और चौथा रजिस्टर यहाँ पे क्या होता है? वायर खुद, वो जो वायर है वो खुद थर्ड रजिस्टर, और कैसे बताओ जरा? हर वायर में क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है कि नहीं होता? तो ये जो पॉइंट डी है उसने वायर को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है ए टू डी, है ना? ए टू डी पार्ट जो है वो गैलोनोमीटर के सामने है, इसलिए उसकी लेंथ को मैं एल जी से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, यहां से लेके यहां तक की लेंथ को क्या दिखा रहा हूं मैं? एल जी, बिकॉज दैट इज डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ गैलोनोमीटर। एंड डी से लेके बी तक की जो लेंथ है उसको मैं एल आर से डिनोट कर रहा हूं, बिकॉज दैट इज डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ आर रेजिस्टेंस बॉक्स, राइट? तो अब मुझे बताओ वायर में क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है, और ये दोनों एक ही वायर है ना, तो ये दोनों सीरीज में हुए फिर। तो फिर यहाँ का रेजिस्टेंस मतलब R3 और इसका रेजिस्टेंस मतलब R4। तो R1 R2 इन सीरीज, R3 R4 इन सीरीज, और ये दोनों पैरेलल। तो बताओ विस्टन्स का ब्रिज जैसा कंडीशन आया कि नहीं आया? राइट। तो बस आप लोग ये यहाँ पे नोट डाउन करो। तो R1 का काम कौन कर रहा है? गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस। R2 का काम कौन कर रहा है? रेजिस्टेंस बॉक्स जो राइट गैप में। R3 का काम कौन कर रहा है? वो LG नहीं रे, LG कैसे? लेंथ कैसे रेजिस्टेंस का काम करेगा? वायर का रेजिस्टेंस रजिस्टर जैसा काम करेगा। तो आपको इधर लिखना चाहिए RAD, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ वायर AD, और नीचे लिखना चाहिए RDB, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ वायर DB। अरे रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है, तो रेजिस्टेंस ही लिखेंगे ना। तो ये हो गया आपका फ्रॉम सर्किट, सर्किट से, राइट? तो इसको कंटिन्यू करो, G/R। अब मैंने तुम्हें रेजिस्टेंस ऑफ वायर सिखा दिया है। बोलो रेजिस्टेंस ऑफ वायर क्या होता है? रो L/A। रो मतलब उस वायर का रेजिस्टिविटी, L मतलब उसकी लेंथ, और A मतलब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। सही बोला। तो A से लेके D तक की जो वायर है उसकी लेंथ मैंने LG ली हुई है। अच्छा, अब आगे नीचे RDB, मतलब रेजिस्टेंस इन वायर DB। अगेन फॉर्मूला वही, रो L/A। अब दोनों वायर का मटेरियल सेम है, तो रेजिस्टिविटी क्या रहेगा? और एक ही वायर है इसलिए क्रॉस सेक्शन भी क्या रहेगा? क्योंकि वो यूनिफॉर्म वायर है ना। और दूसरी चीज, बट वो जो D टू B तक का जो लेंथ है वो अलग है। ऐसा नहीं है ना बैलेंसिंग पॉइंट 50 सेंटीमीटर पे मिलता है हमेशा, ऐसा कभी नहीं होता। वो 33 सेंटीमीटर से लेके 67 के बीच में कहीं पे भी मिलता है। तो फिर ये दोनों लेंथ हमेशा इक्वल होंगे जरूरी नहीं है। दैट इज वाई उसकी लेंथ को हमने LR बोला है ना? तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है इसलिए कैंसिल आउट, रजिस्टिविटी मटेरियल सेम है इसलिए कैंसिल आउट। तो G/R इज इक्वल टू LG/LR। तो ये हो गया आपका वर्किंग फॉर्मूला, जिसको आगे और बढ़ा सकते हो। हमें पता है LG लेंथ और LR लेंथ दोनों को ऐड करोगे तो 100 सेंटीमीटर आता है। तो LR जो है वो रहेगा 100 माइनस LG। तो ये G/R इज इक्वल टू LG/LR, सॉरी LR के जगह पे क्या लिखेंगे? 100 माइनस LG। तो हमें कैपिटल G चाहिए, रेजिस्टेंस ऑफ गैलोनोमीटर चाहिए, तो कैपिटल R उधर जाएगा, तो यहाँ पे डिवाइड उधर गया तो मल्टीप्लाई। तो G इज इक्वल टू R इंटू LG/100 माइनस LG। ये हो गया आपका रेजिस्टेंस ऑफ गैलोनोमीटर। क्लियर है क्या? और ये जो हमने कैलकुलेट किया है वो किस मेथड से कैलकुलेट किया? केल्विन की मेथड से, राइट? तो क्या अलग है केल्विन की मेथड में? तो केल्विन का मेथड और मीटर ब्रिज ऑलमोस्ट क्या है? सेम है,
बस एक ही दो डिफरेंस है, गैल्वेनोमीटर में लेफ्ट गैप में अननोन रेजिस्टेंस, सॉरी मीटर ब्रिज में लेफ्ट गैप में, और केल्विन के मेथड में लेफ्ट गैप में, और मीटर ब्रिज वाले में हम लोग नल पॉइंट ढूंढते हैं जॉकी को टैप करके, और गैल्वेनोमीटर केल्विन के मेथड में इक्वल डिफ्लेक्शन पॉइंट ढूंढते हैं। समझा? डिफ्लेक्शन पहले के उतना आया तो पोटेंशियल दोनों केस का सेम हुआ, पोटेंशियल सेम तो फिर ब्रिज हुआ बैलेंस, और ब्रिज बैलेंस हुआ तो आप लोग बैलेंसिंग कंडीशन अप्लाई कर सकते हो जो ये वाली कंडीशन है, और फिर उसके आगे तो बहुत ही सिंपल है जो सॉल्व करके हो गया, राइट। सो देयरफॉर LG जो है वो लेंथ ऑफ वायर फ्रॉम A to D है, और LR जो है वो लेंथ ऑफ वायर फ्रॉम D to B है, ये मत भूलना। और वायर की लेंथ हम लोग 0 के मार्क से गिनते हैं, मतलब A से गिनते हैं, ठीक है। सो ये हो गया केल्विन मेथड कंप्लीट। बोलो इसमें डाउट है क्या? तो 3 मार्क के लिए केल्विन मेथड आएगा, चल आपको लिख पाओगे ये? कुछ भी डाउट है इसमें? नहीं, ठीक है। इसमें 2 और एप्लीकेशन है, बट वो सिलेबस का पार्ट नहीं, खाली नॉलेज बेस्ड है, राइट। तो वो तुम लोग मुझे बाद में याद दिलाने देना। एक है पोस्ट ऑफिस बॉक्स सर्किट, और दूसरा है स्ट्रेन गॉज, ठीक है। ये तुम लोगों को याद रखना है, ये 2 पॉइंट मुझे याद दिला देना लास्ट में, ठीक है। चलो ये हो गया आपके एप्लीकेशन ऑफ, यहाँ पे जो सिलेबस में जो एप्लीकेशन ऑफ मीटर ब्रिज है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया, राइट। या विस्टन्स नेटवर्क के एप्लीकेशन, तो विस्टन्स नेटवर्क के 2 एप्लीकेशन है सिलेबस में, एक है मीटर ब्रिज और दूसरा है केल्विन्स मेथड, और 2 और एप्लीकेशन है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है बट उनका थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, कभी कभी एक आध मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। कौन है वो? पोस्ट ऑफिस बॉक्स सर्किट और स्ट्रेन गॉज। तो ये छोटा सा टॉपिक है 5-5 मिनट्स के, वो मुझे लास्ट में याद दिला देना, पहले मेन पार्ट कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको जो सीखना है वो है, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ सिलेबस इज पोटेंशियोमीटर, यही है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ तुम्हारे सिलेबस है या फिर चैप्टर है, पोटेंशियोमीटर, ठीक है। सो क्या होता है पोटेंशियोमीटर? तो पोटेंशियोमीटर एक बेसिकली आइडियल वोल्ट मीटर होता है। क्या होता है ये? आइडियल वोल्ट मीटर। बट तुम में से कुछ लोग ऐसे रहेंगे जिनको वोल्ट मीटर क्या है वो ही नहीं पता, तो आइडियल वोल्ट मीटर क्या है वो भी नहीं पता होगा। तो ध्यान दो, अभी पहले ना हम लोग वोल्ट मीटर क्या है वो समझते, राइट। तो सब लोग इधर ध्यान देंगे। सपोज मेरे पास एक वायर है, ये वायर AB, ठीक से सुनना, और इस वायर में हमने एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है। लगाने की जरूरत नहीं, हर वायर में रेजिस्टेंस होता ही है, ठीक है। और इस वायर में से करंट फ्लो करने के लिए इस वायर के 2 पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना जरूरी है, क्योंकि जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं मतलब एक तरफ का पोटेंशियल हाई होना चाहिए, दूसरी तरफ का पोटेंशियल, तभी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ही करंट सेटअप होगा, अदरवाइज करंट सेटअप होने वाला। और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करेंगे सेल कनेक्ट करेंगे। तो सेल का जो पॉजिटिव साइड है मतलब हाई पोटेंशियल साइड वो A के साथ कनेक्ट किया, सेल का जो लो पोटेंशियल साइड है मतलब नेगेटिव साइड वो किसके साथ कनेक्ट किया? B के साथ। तो क्वाइट ऑब्वियसली A का पोटेंशियल हाई है और B का पोटेंशियल लो है। तो जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया अब यहाँ से करंट फ्लो होगा, तो करंट फ्लो होगा पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव। तुम्हें समझता है ना ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले पहुंचेंगे नेगेटिव से, जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव पे पहुंचेंगे तो जाके करंट शुरू होता है, इसलिए करंट कहां से शुरू होता है? पॉजिटिव से, पॉजिटिव से, और इलेक्ट्रॉन जाते हैं नेगेटिव से और करंट होता है पॉजिटिव से नेगेटिव। ये चीजें याद रखना। अब मुझे इतना पता है कि अगर यहां से करंट फ्लो हो रहा है, यहां से करंट फ्लो हो रहा है तो आपको ये 2 पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ठीक है। अब मुझे वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, मुझे वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है जैसे करंट को मेजर करने के लिए एमीटर होता है, वैसे वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर होता है। बहुत बार तुम्हारे घर पे इलेक्ट्रिशियन आता है तो उसके पास ऐसा एक येलो कलर का एक डिवाइस होता है जिसमें ऐसा कुछ स्पीडोमीटर जैसा निडल लगा रहता है,
और वो घर का सप्लाई चेक करने के लिए, तो वो वोल्टेज कितना आ रहा है वो चेक करता है। घर पे 220 से लेके 240 के बीच में वोल्टेज आना चाहिए, तो सारे डिवाइसेस नॉर्मली काम करते हैं। तो वो जो उसके हाथ में रहता है जो वोल्टेज मेजर करता है वो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वोल्ट मीटर। अब ये वोल्ट मीटर कहाँ कनेक्ट करना है, तो जिन दो पॉइंट का आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो अगर मुझे पता करना है कि ए और बी में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो मैं क्या करूंगा, ये वोल्ट मीटर रहेगा, तो वोल्ट मीटर में भी ऐसा गैल्वेनोमीटर जैसा नीडल लगा रहता है, तो ये वोल्ट मीटर है मान लो, और उसका एक वायर जो है, इसमें दो वायर रहती है, तो एक वायर में ए के साथ कनेक्ट कर दूंगा, एक वायर बी के साथ कनेक्ट कर देंगे, राइट। तो जैसे हमने ये दो कनेक्शन यहाँ पे दे दिए, तो अब ए और बी के बीच में कितना वोल्टेज है वो आपको यहाँ से दिख जाएगा, ये निडल आपको शो कर देगा, क्लियर है, निडल डिफ्लेक्ट होगा और आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिख जाएगा। आगे सुनना, कितना पोटेंशियल डिफरेंस दिखेगा या दिखना चाहिए, तो आपको पता है ओम्स लॉ से कि पोटेंशियल डिफरेंस V है ना, इज इक्वल टू होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस। उस ब्रांच का करंट, वापस बोलता हूं, जिन दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, उन दो पॉइंट के बीच में कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना मल्टीप्लाई बाय वहां पे कितना रेजिस्टेंस है। ये प्रोडक्ट अगर लोगे तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल करंट हुआ 10 एम्पियर फ्लो और रेजिस्टेंस है मान लो 5 ओम। रेजिस्टेंस कितना है, लेट्स से ये तब जब मैं वोल्ट मीटर अभी कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, वोल्ट मीटर कनेक्ट करे बगैर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, ठीक है। थियोरेटिकली तो मेजर कर ही सकता हूँ, प्रैक्टिकली मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर चाहिए, बट थियोरेटिकल तो मैं मेजर कर सकता हूँ कैसे, V इज इक्वल टू, तो मुझे पता है कि करंट रेटिंग मेरा 10 एम्पियर है और रेजिस्टेंस मैंने 5 ओम का कनेक्ट करा हुआ है, तो 10 इंटू 5 कितना हुआ 50। तो अब मुझे बताओ ये जो वायर है, इस वायर में पोटेंशियल डिफरेंस कितना आना चाहिए, 50 वोल्ट, 50। अब ये रीडिंग किसने देनी चाहिए मुझे, वोल्ट मीटर ने ये रीडिंग कंफर्म करनी चाहिए। तो ये कंफर्म करने के लिए तुम्हें समझ जाए ना, मैंने 50 वोल्ट कैसे निकाला, मैंने फॉर्मूला के नॉलेज से निकाला। हमें पता है कि किसी भी ब्रांच का करंट मल्टीप्लाई बाय उस ब्रांच का रेजिस्टेंस, मतलब उस ब्रांच का पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये हमें थियोरेटिकल नॉलेज है। तो थियोरेटिकल फॉर्मूला से हमने वैल्यू निकाली 50 वोल्ट। अब बस ये 50 वोल्ट वैल्यू कंफर्म करना चाहिए, और कौन कंफर्म करेगा, तो लगा दिया हमने वोल्ट मीटर यहाँ, राइट। तो यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा दिया। अब ये वोल्ट मीटर कितना डिफ्लेक्शन दिखाना चाहिए, 50 वोल्ट, बट कभी कभी ये वोल्ट मीटर 50 वोल्ट नहीं दिखाता, उससे कम दिखाता है, उससे, अब सवाल उठता है उससे कम क्यों दिखाता है, तो जरा सोचो मैं क्या बोल रहा हूं। अब मुझे बताओ, आपको यहां से ये भी पता चलेगा कि कौन सा वोल्ट मीटर अच्छा होता है, ये भी आपको यहां से पता चल जाएगा। अब मुझे बताओ यहां से कितना करंट आया था, 10 एम्पियर, तो यहां तक कितना करंट आया बोलो, पॉइंट ए तक कितना करंट आया था, तो 10 एम्पियर। तो इसके आगे कितनी ब्रांचेस है, तो अब मुझे बताओ इस ब्रांच में से कितना करंट जाएगा, इधर कितना करंट जाएगा, राइट। तो एक बात बताओ ठीक से सुनना, यहाँ से ये जंक्शन हो गया अभी, तो पहले वोल्ट मीटर कनेक्टेड नहीं था, तो ये जंक्शन नहीं था, ये खाली एक ब्रांच था। अब तुमने क्या कनेक्ट किया यहाँ पे, वोल्ट मीटर, तो करंट को यहाँ पे दो दो ब्रांचेस मिल गई। अब इसमें से करंट जो है इधर जाने की कोशिश करेगा, बट करंट इधर नहीं जाना चाहिए, करंट उधर जाना, तुम बोलोगे क्यों नहीं जाना चाहिए, चलो मान लेते करंट इधर गया, तो इधर गया 2 एम्पियर करंट मान लो, तो बचा कितना करंट इधर, तो फिर आपका जो करंट है वो 8 एम्पियर है, रेजिस्टेंस कितना है, तो 8 इंटू 5 कितना हुआ 40, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, तुम्हारा वोल्ट मीटर कितना दिखाएगा 40। क्यों ऐसा हुआ मालूम है क्या, क्योंकि 2 एम्पियर करंट उसने खुद के अंदर लिया, बराबर है, बट वोल्ट मीटर करंट को, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला सर्किट है कि करंट को ड्रॉ करने वाला सर्किट है। तुम बोलोगे आपका स्टेटमेंट समझा नहीं भाई, करंट वो ड्रॉ करता है जिसको करंट से काम है, जैसे फैन को करंट से काम है क्या, उसको घूमना है, ट्यूबलाइट को लाइट देनी है, तो वैसे वोल्ट मीटर को कौन सा क्या करना है, तो वोल्ट मीटर को करंट ड्रॉ करना चाहिए क्या, नहीं करना चाहिए। हाँ, अल्दो वो 2 एम्पियर करंट लेता है और उसका कुछ नहीं करता, और वो 2 एम्पियर वापस से इधर लौटा देता है, तो ये 2 एम्पियर इधर से आया, 8 एम्पियर इधर से आया 2 एम्पियर, तो आगे बढ़ेगा कितना, तो आपको करंट का लॉस फील ही नहीं होगा।
बट आपका जो रीडिंग है वो रॉन्ग आएगा, क्योंकि वोल्ट मीटर अभी कितना दिखा रहा है और हमें पता है कितना दिखना चाहिए। ये आपके रीडिंग में और प्रैक्टिकल रीडिंग में ये रिडक्शन कहां से आया, क्योंकि वोल्ट मीटर ने कितना एम्पियर करंट अपने अंदर लिया। तो अब मुझे बताओ वोल्ट मीटर को करंट अपने अंदर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसको करंट को लेके कुछ काम करता। तो अब मुझे बताओ कौन सा वोल्ट मीटर अच्छा, जो अपने अंदर करंट लेता है कि नहीं लेता है, राइट। तो जो वोल्ट मीटर अपने अंदर करंट नहीं लेता वो वोल्ट मीटर अच्छा है। तो आपको पता है करंट ना लेने के लिए एक कंडीशन है, जो इधर रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। इधर रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, अगर वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई रहेगा, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर अगर हाई रहेगा तो वो अपने अंदर करंट नहीं लेगा या बहुत कम लेगा। अगर वो अपने अंदर करंट नहीं लेगा या बहुत कम करंट लेगा तो मैक्सिमम करंट इधर से पास होगा। तो अगर पूरा 10 एम्पियर करंट इधर से ही पास हुआ तो 10 इंटू 5 कितना आएगा 50। तो थियोरेटिकल वैल्यू भी 50 और वोल्ट मीटर भी कितना जाएगा 50। तो कौन सा वोल्ट मीटर अच्छा है, जिसका रेजिस्टेंस हाई हो कि लो, सो दैट वो अपने अंदर क्या ना ले, करंट ना ले। तो आपको आएगा विच वोल्ट मीटर, मतलब कौन सा वोल्ट मीटर अच्छा होता है, राइट। या व्हाट इज आइडियल वोल्ट मीटर। आइडियल वोल्ट मीटर क्या होता है, अ वोल्ट मीटर विच हैज वेरी हाई, आइडियल बोलूंगा तो इनफाइनाइट, ऐसा वोल्ट मीटर जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, इनफाइनाइट हो, राइट। अ वोल्ट मीटर whose resistance is infinite, उसकी रेजिस्टेंस कितनी हो, इनफाइनाइट हो, सच वोल्ट मीटर इट्स कॉल्ड आइडियल वोल्ट मीटर। ठीक है, ऐसा वोल्ट मीटर आपके वोल्टेज को बहुत एक्यूरेटली मेजर करेगा। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया तुमको। इधर ध्यान दो रे, बाद में लिखो। सो क्या लिखा है मैंने, पोटेंशियोमीटर। क्या होता है पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियोमीटर वोल्ट मीटर होता है क्या, हाँ क्या होता है वो, आइडियल वोल्ट मीटर। मैं तुम्हें बताता हूँ, दो डिवाइसेस है, वोल्ट मीटर अलग है और पोटेंशियोमीटर अलग है। ठीक है, क्या फर्क है दोनों में, वोल्ट मीटर जो है वो मोबाइल है, मोबाइल मतलब इजीली मूवेबल है। वोल्ट मीटर क्या है, इजीली मूवेबल है। पोटेंशियोमीटर इजीली मूवेबल, बट ये भी पोटेंशियोमीटर भी मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्टेज, और वोल्ट मीटर भी मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी वोल्टेज मेजर करता है, वोल्ट मीटर भी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, दोनों काम सेम करते हैं, बराबर। बट वोल्ट मीटर इजीली मूव होता है ना, इसलिए उसका रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसको हम लोग इधर उधर उसको इधर उधर मूव करना है। तो मूव करने के लिए हमें उसको हल्का रखना होता है। अगर हल्का रखना है तो हमें उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। तो वोल्ट मीटर वोल्टेज तो मेजर करता है, बट उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होता, मतलब उसका जो रीडिंग है वो इतना एक्यूरेट। बट पोटेंशियोमीटर जो है ना, उसका रेजिस्टेंस तुम्हें चाहिए उतना कर सकते हो। तुम्हें अगर पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस एक्सट्रीमली हाई चाहिए, कर सकते हो। तुम बोलोगे कैसे, वो 2 मिनट में सिखा दूंगा वो कैसे होगा। बट पोटेंशियोमीटर हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस। तो आपको पता है वो वोल्ट मीटर अच्छा होता है जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, हाँ। तो पोटेंशियोमीटर एक अच्छा वोल्ट मीटर है, बेस्ट वोल्ट मीटर है। तो पोटेंशियोमीटर इज अ, और बेस्ट का मतलब आइडियल, है ना। तो वापस बोलो, हमारे पास कितने डिवाइसेस है, एक है वोल्ट मीटर और दूसरा है आइडियल वोल्ट मीटर। और आइडियल वोल्ट मीटर को क्या बोलते हैं, सो आइडियल वोल्ट मीटर एंड पोटेंशियोमीटर दोनों सेम टर्म है कि अलग अलग टर्म है, दोनों में से एक्यूरेट कौन है, वोल्ट मीटर एक्यूरेट है कि पोटेंशियोमीटर एक्यूरेट है, बिकॉज
पोटेंशियोमीटर का रेजिस्टेंस काफी हाई है एज कंपेयर टू, बट ज्यादा यूजफुल कौन है? वोल्ट मीटर। एक्यूरेट पोटेंशियोमीटर है बट ज्यादा यूजफुल, क्योंकि पोटेंशियोमीटर को उठा के एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते, बट वोल्ट मीटर को। समझ में आ रहा है क्या? सो प्रैक्टिकली हम लोग क्या यूज करते हैं, बट हमें जब बहुत एक्यूरेट प्रिसाइज मेजरमेंट चाहिए होगा लैब वगैरह में या एक्सपेरिमेंट में, तब क्या यूज करेंगे? पोटेंशियो। समझ में आया कि कंफ्यूजन है अभी? तो रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर इज वेरी हाई, ड्यू टू विच, जिस कारण पोटेंशियोमीटर उसका बहुत, सॉरी, रेजिस्टेंस उसका बहुत हाई होता है, इस कारण वो क्या मेजर करता है बोलो? पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको वोल्टेज बोलते हैं। अच्छा, वोल्टेज किसका? वायर का। अक्रॉस वायर मतलब वायर के दो पॉइंट के बीच का। वेरी एक्यूरेटली या प्रिसाइज मेजरमेंट है, ठीक है। तो जब भी मुझे बहुत प्रिसाइज वोल्टेज मेजर करना है तो मैं क्या यूज करूंगा? पोटेंशियोमीटर। बट अगर प्रिसाइज नहीं भी चाहिए, थोड़ा थोड़ा बहुत एरर चलेगा, तो क्या यूज करेंगे? वोल्ट मीटर। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये 2 मार्क के लिए बोर्ड में भी आता है, कॉलेज के एग्जाम में भी आता है। प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान देना अभी यहाँ पे। तुम्हें समझा है ना ज्यादा एक्यूरेट कौन है? तो दोनों पोटेंशियोमीटर और वोल्टेज, सॉरी वोल्ट मीटर, दोनों का काम सेम है कि अलग अलग है? सेम है। पोटेंशियोमीटर भी वोल्टेज मेजर करता है और सो कॉमनली यूज कौन होता है? बट इजीली मूवेबल है, ठीक है। एक और क्वेश्चन, ज्यादा एप्लीकेशन किसके? एप्लीकेशन मतलब ज्यादा यूजफुल कौन है? नहीं नहीं नहीं, वोल्ट मीटर का एक ही एप्लीकेशन है, खाली वोल्टेज मेजर करना। बट पोटेंशियोमीटर जो है ना, वो एक दो काम और भी करता है, वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा, राइट। सो आप लोग इस पॉइंट के एंड में आपको समझ जाएगा कि वोल्टेज और पोटेंशियोमीटर का काम एग्जैक्टली सिमिलर ही है, बट एक्यूरेसी पोटेंशियोमीटर की ज्यादा है और एप्लीकेशन भी पोटेंशियोमीटर के ज्यादा है। और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि पोटेंशियोमीटर क्यों इधर उधर मूव नहीं कर सकते, ठीक है। चलो ध्यान दो अभी यहाँ पे, पहले समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है। अच्छा, बट ये प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर समझने के पहले मुझे तुम्हारा एक बेसिक क्लियर करना है, रुको। वो है दैट इज, कभी कभी मैं ई और वी ऐसे लिखता हूं, मतलब सेल के यहाँ पे मैं ईएमएफ भी दिखाता हूँ या कभी कभी वोल्टेज दिखाता हूँ। तो ईएमएफ और वोल्टेज सेम है या डिफरेंस डिफरेंट है, या दोनों में रिलेशन क्या है, राइट, ये समझना है। आल्दो 11 में सेल वाले पार्ट में पढ़ा था, बट फिर भी दोबारा बता रहा हूँ मैं तुमको, इधर ध्यान देना भी यहाँ पे। मुझे एक बताओ, सपोज ये एक वायर है, ठीक से समझना, बार बार नहीं समझाऊंगा। ये एक वायर है, हर वायर में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो वायर के रेजिस्टेंस को बोलेंगे आर। तुम ऐसा भी समझ सकते हो कि यहाँ पे फैन है, रेजिस्टेंस मतलब यहाँ पे एक फैन लगा दिया है, ट्यूबलाइट लगा दिया है, एसी लगा दिया, जो भी है, वायर में आपने एक डिवाइस लगा दिया है, हर डिवाइस का एक रेजिस्टेंस होता है। तुम बोलोगे आप डिवाइस क्यों बोल रहे हो रेजिस्टेंस को? क्योंकि डिवाइस एनर्जी कंज्यूम करता है और रेजिस्टेंस भी एनर्जी कंज्यूम करता है, समझा? तो रेजिस्टेंस लगाया मतलब कोई डिवाइस है, ठीक है। और आगे सुनना, तो ये वायर का रेजिस्टेंस है,
और आगे चल के इस वायर में करंट फ्लो करवाने के लिए आपको सेल चाहिए। अच्छा, तो सेल चाहिए तो ये लगा दिया सेल। अच्छा, सेल क्या करता है? ओके, एक मिनट, ये की को हटा देता हूं मैं। सेल क्या करता है आप जब बताओ, पहले लेक्चर में मैंने तुम्हें क्या समझाया था, या 11 में हमने क्या समझा है? ये जो वायर है, इस वायर में इलेक्ट्रॉन पहले से होते हैं कि सेल इलेक्ट्रॉन देता है? बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं पहले से, बट ये इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? रैंडमली ओरिएंटेड, है ना? कोई इलेक्ट्रॉन कोई ऊपर जा रहा है तो कोई नीचे आ रहा है, तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज 0 होता है। बट अब हमें क्या चाहिए? हमें इन इलेक्ट्रॉन को पकड़ के एक साइड से वायर के एक साइड से वायर के दूसरे साइड लेके जाना है, बराबर है? और वो इलेक्ट्रॉन अपने आप ऐसे जाते हैं क्योंकि एनर्जी के कारण वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। अब क्या होगा? अभी मैं तुम्हें ऑलरेडी सिखा चुका हूँ ये हिस्ट्री कि आपने सेल कनेक्ट किया, वायर के अक्रॉस सेल कनेक्ट किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, याद आ रहा है क्या? और इलेक्ट्रिक फील्ड उस चार्ज के ऊपर क्या लगाती है? फोर्स। और उस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन एक साइड से कहाँ जाते हैं? तो मैं डायरेक्टली फाइनल रिजल्ट पे आता हूँ। मुझे बताओ, ये जो इलेक्ट्रॉन है, सेल जैसे ही कनेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा और इलेक्ट्रॉन निगेटिव से कहाँ आना चालू होंगे? अरे आए नहीं, तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं। मूव होना मतलब वर्क डन। और किसके ऊपर वर्क डन हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर, मतलब चार्ज के ऊपर। तो देयर इज वर्क डन ऑन, और ये किसके कारण हो रहा है? सेल के कारण। किसके कारण? उसी को हम लोग ईएमएफ भी बोलते हैं। तो व्हाट इज ईएमएफ? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अच्छा, वर्क डन तो एनर्जी भी है, तो एनर्जी मिलना किसको? ये होता है सेल का ईएमएफ। तो अभी ये एनर्जी लेके जा रहे हैं कौन? इलेक्ट्रॉन। अब वो इलेक्ट्रॉन जैसे रेजिस्टेंस में से पास होंगे, अपनी एनर्जी क्या करेंगे? लूज करेंगे, और वो वापस यहाँ पहुंच जाएंगे। अरे आए नहीं? तो बट ठीक है, मैं इतना डीप में नहीं जाना चाहता हूँ, बट इतना एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन जब निगेटिव से कहाँ पहुंचेंगे? तब इलेक्ट्रिक करंट सेटअप होगा ना। तो बट इलेक्ट्रॉन को निगेटिव से पॉजिटिव लाने का काम कौन कर रहा है? सेल कर रहा है ना? सेल कर रहा है। सेल क्या कर रहा है? एनर्जी दे रहा है। क्या दे रहा है? वर्क डन का मतलब ही एनर्जी देना है यार। किसको एनर्जी दे रहा है? सो दैट दैट चार्ज कैन मूव फ्रॉम नेगेटिव टू एक्टिव। हाँ, अभी समझ में नहीं आता कि आधे लोग ही क्यों बोल रहे हैं, बाकी लोगों को नहीं समझ में आया क्या? ये V जो है वो क्या है? I इंटू आर है ना। तो ये रेजिस्टेंस का है, सेल के बाहर का है कि सेल के अंदर का है? तो सेल के बाहर का मतलब वायर का ना बेसिकली। तो ये वायर के अंदर, सपोज मान लो हमारे पास एक वायर है AB, ठीक है? और इस वायर AB के अक्रॉस हमने लगा दिया एक सेल, सो दैट उसमें से क्या क्या फ्लो हो? करंट। ओके, और इस सेल के पास खुद का एक रेजिस्टेंस भी है। तो सेल का रेजिस्टेंस ऐसे दिखाते हैं जैसे मैंने दिखाया है, ठीक है? तो ये सेल का ईएमएफ हुआ, और ये आर जो है वो सेल का रेजिस्टेंस हुआ, राइट? और आप लोग इसको ऐसा बॉक्स कर दोगे, इसका मतलब ये पूरा सेल है, ये पूरा, ये आर जो है वो सेल के अंदर है, इसलिए वो बॉक्स के अंदर आना चाहिए। और उसके बाद ये आगे चल के बी के साथ कनेक्टेड हुआ, और यहाँ पे वायर है तो रेजिस्टेंस होगा ही होगा, तो इधर रख दिया आर। क्लियर है यहाँ पे? ओके, अब मुझे बताओ, तुम्हारा जो पॉइंट ए है वंस अगेन किसके साथ कनेक्टेड है? पॉजिटिव के साथ, तो इसका पोटेंशियल हाई रहेगा। और तुम्हारा जो पॉइंट बी है वो निगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तो इसका पोटेंशियल, तो फिर ये हाई पोटेंशियल है और ये, तो ए से बी पोटेंशियल फॉल हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? So there is a fall of potential when we move from A to, and when we move from B to, there is a increase of decrease of increase। समझता है ना ये? क्योंकि पॉजिटिव से निगेटिव जाओगे तो डिक्रीज होगा। यहां तक क्लियर है? अब कॉन्सेंट्रेट करना मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये जो वायर है, पूरी वायर, तो इस पूरी वायर का मैं लेंथ L ले रहा हूं, सपोज होल ऑफ दिस वायर फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, इस वायर की लेंथ कितनी है? L। और एग्जांपल मैं तुम्हें समझाने के लिए A का पोटेंशियल ले रहा हूं 100 वोल्ट और B का पोटेंशियल ले रहा हूं 20 वोल्ट। तुम्हें पता है ना, इजियर टू अंडरस्टैंड। तो 100 - 20 कितना हुआ? 80। तो इन दोनों में कितने का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ?
80 का हुआ, एग्रीड। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान देते जाओ यहाँ पे। अब मैंने क्या किया, इधर बीच में एक पॉइंट सी इंट्रोड्यूस किया कहीं पे, तो पॉइंट सी। अब मुझे बताओ ए से लेके सी तक का जो लेंथ है वो नहीं पता, तो मैं ले रहा हूं एल, स्मॉल एल। ए से लेके सी तक का लेंथ क्या ले रहा हूं, स्मॉल एल। तो ए का पोटेंशियल 100 है, तो यहां पे कुछ तो 90 होगा, यहां पे कहीं पे 80 होगा, यहां पे कहीं पे 70 होगा। तो सी का पोटेंशियल कितना हुआ बोलो, 70 हुआ। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि ए और सी में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, जल्दी बोलो और आंसर दो। 100 माइनस 70 कितना हुआ, 30। तो जब आपका, एक बात नोटिस करो, जब आपकी लेंथ स्मॉल एल है तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट है, और जब आपका लेंथ कैपिटल एल है तो पोटेंशियल डिफरेंस 80 वोल्ट है। तुम बोलोगे बोलना क्या है आपको, देखते जाओ। मैंने और एक पॉइंट इंट्रोड्यूस किया, तो उस पॉइंट की जो लेंथ है, डी पॉइंट की जो लेंथ है, या वायर एडी की जो लेंथ है, वही एल से भी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। देखो एल ये लेंथ सबसे कम है, एल डैश थोड़ी, और कैपिटल एल सबसे। तो अब मान लो ये 70 है, तो एज्यूम कर लो ये 50 है लेट्स से, ठीक है। अब बताओ जब लेंथ एल थी तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 30 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल 100, पोटेंशियल 70, डिफरेंस 30। जब लेंथ हुई एल डैश, कितनी, पोटेंशियल डिफरेंस 100 माइनस 50, 50। और जब लेंथ कैपिटल एल हुई तो पोटेंशियल डिफरेंस 80 वोल्ट। तो जब मैं लेंथ बढ़ा रहा हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कोई दूसरा नाम है फॉल ऑफ पोटेंशियल, फॉल ऑफ, क्योंकि देखा जाए तो पोटेंशियल फॉल ही हो रहा है। तो फॉल ऑफ पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल सेम है। तो मुझे यहां से क्या दिख रहा है, यहां से मुझे ये दिख रहा है कि फॉल ऑफ पोटेंशियल, फॉल ऑफ पोटेंशियल मतलब कौन भाई, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ वायर, बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ वायर। वायर के 2 पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, किसी भी 2 पॉइंट को पकड़ो, ये 2 पॉइंट पकड़ो, ये 2 पॉइंट पकड़ो, या ये 2 पॉइंट पकड़ो, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ वायर जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स, बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स। अब तुम्हें दिमाग में नहीं गया है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब समझता है क्या, कि अगर आपने लेंथ बढ़ाई तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होता है। तो ये देखो बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, देखो देखो लेंथ एल थी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 30, लेंथ बढ़ा के हमने ज्यादा कर दी, एल डैश कर दी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ 50 हुआ। हमने लेंथ बढ़ा के कैपिटल एल करी, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ 100 माइनस 20 क्या हुआ 80। तो अगर आप लेंथ बढ़ाते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ता है। पोटेंशियल डिफरेंस का दूसरा नाम क्या है, क्योंकि पोटेंशियल तो फॉल होते जा रहा है, डिफरेंस फॉल होते नहीं जा रहा है। कौन फॉल होते जा रहा है, अच्छा पोटेंशियल का फॉल होना मतलब क्या क्रिएट होना, हाँ। तो दोनों में से अच्छा वर्ड वैसे फॉल ऑफ पोटेंशियल है। तो फॉल ऑफ बिटवीन इज बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स। सही है कि नहीं है, ये कुछ डाउट है यहां से। तो अब फॉल ऑफ पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का सिंबल V होता है ना, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ वायर। अच्छा इधर लेंथ तो 3 है, कोई भी एक लो। तो अगर मैंने फॉल ऑफ पोटेंशियल A to C लिया, फॉल ऑफ पोटेंशियल कहां से कहां लिया, तो वायर का लेंथ भी कहां से कहां तक का लेंगे, A to C। A to C तक का लेंथ कितना है L। अब मुझे बताओ अगर मैं प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊं तो हम सबको पता है यहाँ पे कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट का सिंबल यहाँ पे K है, क्या है, और K अगर आपको पूछा तो वो होता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या होता है, एक बात समझो भाई, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होता है, जिन्होंने अच्छे से फिजिक्स पढ़ा है, जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटता है तब हमें जो कांस्टेंट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी। यहां तक क्लियर है।
अच्छा, बट ऐसे तो प्रोपोर्शनल साइन कितनी बार भी हटता है, तो सबको ही क्या बोलेंगे, बट फिर बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए हर प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को हम लोग एक स्पेशल नाम देते। तो वैसे इस कांस्टेंट को भी हम लोग क्या देंगे, एक नाम देंगे, स्पेशल नाम देंगे। सवाल उठता है वो नाम क्या रहेगा, तो इधर ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, नाम तुम खुद डिसाइड करोगे। मुझे बताओ ये के का नाम चाहिए ना आपको, तो सबसे पहले ये के का फॉर्मूला बताओ क्या आएगा। तो के का फॉर्मूला आएगा, ये वी इधर, ये एल इधर मल्टीप्लाइड है, इधर आया तो डिवाइड, तो v अपॉन क्या हो जाएगा, l। तो अब मुझे बताओ l जो है वो यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी है, अबे लेंथी डिस्टेंस होता है। तो आपको पता होगा जब जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड बाय डिस्टेंस करते हैं तो वो ग्रेडियंट बन जाता है, क्या बनता है, जैसे प्रेशर डिवाइड बाय डिस्टेंस प्रेशर ग्रेडियंट, समझा। तो वैसे वेलोसिटी डिवाइड बाय लेंथ वेलोसिटी ग्रेडियंट, वैसे पोटेंशियल डिवाइड बाय लेंथ क्या रहेगा, राइट। तो इसका नाम क्या रहेगा बोलो, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो एग्जाम में आपको आएगा व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो जो के है वही तुम्हारा क्या है बोलो, पोटेंशियल ग्रेडियंट है। के का ही नाम प्रोपोर्शनली कांस्टेंट तो है, बट स्पेशल नाम क्या है, कभी कभी इस पोटेंशियल ग्रेडियंट का ही डेफिनेशन पूछते हम, मतलब के का ही डेफिनेशन पूछ लेते, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर नहीं पूछा, बट आपको 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा व्हाट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, मतलब के बारे में बात कर रहे हैं। तो कौन है भाई ऊपर, पोटेंशियल नहीं, फॉल ऑफ पोटेंशियल, हाँ पोटेंशियल या फॉल ऑफ पोटेंशियल, इस केस में तो फॉल ऑफ पोटेंशियल है। और नीचे कौन है, लेंथ है। तो इसको रीड कैसे करेंगे बोलो, इसको रीड करेंगे के मतलब क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट ना। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट पीजी इज डिफाइंड एज क्या है सामने बोलो, v मतलब फॉल ऑफ पोटेंशियल, अपॉन को क्या बोलते हैं, पर यूनिट, और नीचे कौन है, लेंथ। तो फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर इज कॉल्ड बोलो पोटेंशियल ग्रेडियंट, इज कॉल्ड पोटेंशियल। और उसका एसआई यूनिट क्या रहेगा, जल्दी बोलो, एसआई यूनिट ऑफ पीजी इज, सही है, ऊपर वोल्टेज है तो वोल्ट पर मीटर, और उसका सिंबल रहेगा V, वोल्ट का सिंबल V और लेंथ मीटर का सिंबल M, वोल्ट पर मीटर। एक ही कंफ्यूजन है, वो हमेशा याद रखना, वोल्टेज का सिंबल भी V है और वोल्टेज के यूनिट का सिंबल भी V है, राइट। तो ये इसको पोटेंशियल डिफरेंस मत मेजर करना, इसको वोल्ट मेजर करना, वोल्ट पर मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ या फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, और वो किसकी वैल्यू बोलो, के की, राइट, के की। कुछ डाउट है क्या, अच्छा के खुद एक कांस्टेंट भी है, राइट, के खुद एक कांस्टेंट भी है, मतलब फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ क्या होता है बोलो, कांस्टेंट होता है, ये मत भूलना। कुछ डाउट है क्या, अब वापस से क्या सीखा हमने, क्या समझा प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियल में, कि जैसे जैसे पोटेंशियल का फॉल होते जाएगा, ठीक है, फॉल ऑफ पोटेंशियल और लेंथ आपस में कैसे रहेगी, तो लेंथ ज्यादा लोगे तो फॉल ऑफ पोटेंशियल भी क्या है, देखो इधर पोटेंशियल 30 से फॉल हुआ है, 100 से 70 30 का फॉल है, 100 से 50 50 का फॉल है, 100 से 20 80 का फॉल है, तो लेंथ ज्यादा तो फॉल भी, तो फॉल ऑफ पोटेंशियल और लेंथ आपस में कैसे है, बस वही लिखा है, प्रोपोर्शनल का साइन आया तो कांस्टेंट आया, उस कांस्टेंट का नाम क्या है, पोटेंशियल। क्यों, वो समझा दिया, उसका डेफिनेशन भी आपने समझा दिया, बस आपने फॉर्मूला याद रखा तो डेफिनेशन खुद बना सकते हो, उसका ऐसा यूनिट भी हो गया। बोलो नहीं समझा, कुछ डाउट है तो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर 2 मार्क का क्वेश्चन आया, कर पाओगे, ठीक, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट है दैट इज यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, जो पहला यूज है पोटेंशियोमीटर का, टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल्स, ठीक है, दो सेल का ईएमएफ क्या करना, कंपेयर करना, ये है पहला यूज किसका, पोटेंशियोमीटर का। और इसमें भी हमारे पास दो मेथड है, मतलब हम लोग कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ 2 मेथड से कर सकते हैं। एक मेथड जो है वो हमारे लिए डायरेक्ट मेथड है, आपके बुक में ऐसा कुछ नाम नहीं दिया शायद, बट मेथड 1 जो है वो डायरेक्ट मेथड होता है,
और मेथड 2 जो है वो है सम एंड डिफरेंस मेथड। सम एंड डिफरेंस, सम या फिर सम एंड डिफरेंस, एक नाम ये हुआ, ठीक है, सम एंड डिफरेंस मेथड। ओके, एक नाम और है असिस्ट, और मैं भूल रहा हूँ कुछ तो लॉजिक, ठीक है, बट मैं सिखा देना में याद आ जाएगा मुझे। तो ये मेथड 1 और ये मेथड 2, डायरेक्ट मेथड और सम एंड डिफरेंस मेथड। और उसके बाद ये तो हुआ पहला एप्लीकेशन है। दूसरा एप्लीकेशन है टू मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, आपको पता है सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग स्मॉल आर बोलते हैं। जैसे वायर का रेजिस्टेंस होता है कैपिटल आर, वैसे सेल का रेजिस्टेंस होता है स्मॉल आर, राइट। और सेल में से इलेक्ट्रॉन को पुश करना पड़ता है, तो फिर वहां पे भी तो रेजिस्टेंस होता है कि नहीं होता है, राइट। तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करने का काम कौन करेगा, पोटेंशियोमीटर। सेल के ईएमएफ को भी कंपेयर करेगा कौन, एक और इसका एप्लीकेशन है जो इसका बहुत कॉमन एप्लीकेशन है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। क्या मेजर करना, बट वो कॉमन एप्लीकेशन है, वो कोई स्पेशल एप्लीकेशन नहीं है, इसलिए उसको स्टडी करने की जरूरत, बस ये जो स्पेशल एप्लीकेशन है वो सीखेंगे। और उसमें से भी ये वाला जो एप्लीकेशन है वो बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट है, बट दोनों में से मैं कंपेयर करूं तो दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। ओके, सो ये यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर अच्छे से करके जाना, जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस वाला तो और बेटर करना, ठीक है। यहां तक कुछ डाउट है? तो अभी एक एक मेथड हम लोग सेपरेटली, मतलब दोनों स्पेशल एप्लीकेशन हम लोग सीखेंगे। तो पहला स्पेशल एप्लीकेशन जो है वो सीखेंगे, वो है दैट इज मेथड 1 यूज करेंगे। और क्या करेंगे बोलो, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल्स। तो आपको दो सेल देंगे, आपको उनके ईएमएफ को कंपेयर करना है। तुम्हें पता है कंपेयर करने का मतलब रेशियो लेना, पहले सेल का ईएमएफ अपन दूसरे सेल का ईएमएफ। जब ये रेशियो आप लेते हो, इसको हम लोग बोलते हैं कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल्स। तो आप लोग ये जो सर्किट में ड्रॉ कर रहा हूं इसको बहुत अच्छे से समझना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक मेन सेल लेंगे, बड़ा सेल लेंगे हम लोग, ठीक है, जिसका ईएमएफ भी ज्यादा रहेगा। तो इसकी ईएमएफ को मैं ई बोल रहा हूं। अच्छा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये जो बड़ा सेल है उस सेल को ऑन एंड ऑफ करने के लिए एक बटन लेंगे जिसको हम लोग की बोलेंगे। और सर्किट में जो करंट है उस करंट का रेटिंग फिक्स करने के लिए, रेंज फिक्स करने के लिए क्या यूज होगा, रियोस्टैट। उसके बाद इस सेल के अक्रॉस एक वायर कनेक्ट होगी, और वो वायर जितनी बड़ी लोगे उतना बेटर, ठीक है। तुम बोलोगे ऐसा क्यों, समझेगा। ये देखो, ये जो वायर है, इस वायर को कुछ ऐसा 1 मीटर का, ये एक कलर चेंज करता हूं मैं, हाँ, यहां से यहां तक एक 1 मीटर का सेक्शन होता है। ये कितना सेक्शन, 1 मीटर। फिर यहां पे कोई मेटल का प्लेट लगा देंगे और वापस से 1 मीटर का सेक्शन, अगेन कोई कनेक्शन मेटल का, 1 मीटर का सेक्शन। ऐसे करते करते 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, राइट। इस तरीके से आप जितना वायर बड़ा लोगे वो बेटर है। तो यहाँ पे कितना हुआ, 1 + 1 2 + 1 3 4 5 6 मीटर हुआ। आप जितनी ज्यादा लो उतना बेटर है। तुम बोलोगे क्यों, तो आपको मैंने क्या सिखाया, कौन सा पोटेंशियोमीटर अच्छा होता है, जिसका रेजिस्टेंस एक्सट्रीमली हाई होता है कि एक्सट्रीमली लो होता है। तो पोटेंशियोमीटर को प्रिसाइज बनाना है, एक्यूरेट बनाना है, तो वो अपने अंदर कुछ भी करंट ड्रॉ करना या मिनिमम करंट ड्रॉ करना चाहिए, राइट। इसलिए उसका रेजिस्टेंस काफी, और आपको पता है कि वायर के अंदर रेजिस्टेंस होता है। मान लो ये वायर जो है 1 मीटर की वायर है, इस 1 मीटर वायर का रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो फिर इधर टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 ओम हुआ। तो जितनी बड़ी वायर लूंगा उतना ज्यादा क्या आएगा, रेजिस्टेंस आएगा, और उतना ही एक्यूरेट पोटेंशियोमीटर बनेगा। क्लियर है क्या। तो इस वायर का जो लेंथ है वो ज्यादा से ज्यादा रखना चाहिए, कम से कम रखना चाहिए, बट तो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस रखोगे उतना ये एक्यूरेट बनते जाएगा। क्या बन जाएगा, बट एक प्रॉब्लम है, इसको एक्यूरेट बनाने के चक्कर में बल्कि बनने वाला है, क्योंकि वायर की लेंथ बढ़ेगी तो फिर इसका वेट भी क्या होगा। दैट इज वाई पोटेंशियोमीटर इजीली एक जगह से दूसरे जगह पे कैरी होता नहीं है, बिकॉज एक्यूरेसी बढ़ाने के चक्कर में वो काफी क्या हो जाता है, बल्कि हो जाता है, समझा, साइज ज्यादा होती है उसकी। अच्छा, और आगे चल के ये जो वायर ए बी है जो काफी ज्यादा मीटर की है, सेवरल मीटर की है, बट ये यहाँ से 1 मीटर है, ऐसे बहुत सारे मीटर्स है।
ठीक है, तो वो फाइनली कनेक्टेड होती है आपके रियोस्टैट से, और रियोस्टैट के थ्रू वो किससे कनेक्टेड है, निगेटिव टर्मिनल से। तो पॉजिटिव ए पॉइंट किससे कनेक्टेड है, तो पॉइंट ए इज हाई पोटेंशियल पॉइंट, और ये पॉइंट बी जो है वो लो पोटेंशियल पॉइंट है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ए टू बी पोटेंशियल फॉल हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है? सो मान लो ये 100 है और ये कितना है 20, तो ये फॉल है ना, राइट। अभी तक मैंने वो सेल कनेक्ट ही नहीं करे जिनका ईएमएफ कंपेयर करना है। ये तो मेन सेल है जो सर्किट में करंट कॉज करेगा, ठीक है। अब मेन सेल कनेक्ट करना बाकी है। तो ये देखो यहाँ पे मैं मेन सेल कनेक्ट कर रहा हूं, देखो यहाँ पे। तो इसके आगे मैं 2 ब्रांचेस क्रिएट करने वाला हूं। ये है ब्रांच नंबर 1, ठीक है, और ये ब्रांच नंबर 2। ब्रांच नंबर 1 में मैंने पहला सेल लिया जिसका ईएमएफ E1 है, और ब्रांच नंबर 2 में दूसरा सेल लिया जिसका ईएमएफ E2 है। देख रहे हो तुम लोग? और ये दोनों सेल का ईएमएफ मुझे कंपेयर करना है, मतलब इन दोनों सेल के ईएमएफ का मुझे रेशियो लेना है, ठीक है। तो एक और चीज, ये जो दोनों सेल है उनको कंट्रोल करने के लिए एक की भी लगाएंगे आगे। तुम्हारे बुक में की ऐसे डॉटेड लाइन से दिखाई है। की मतलब समझो बटन, उसका काम क्या है समझाता हूं। सेल E2 के अक्रॉस भी एक की लगाई है, उसका की है K2, और ये दोनों कीज आगे चल के गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है, और गैल्वेनोमीटर आगे चल के जॉकी से कनेक्टेड है। उसका एप्लीकेशन क्या है वो समझा दूंगा। अच्छा आगे सुनना, ये K1 जो है वो एक की है। अगर आपने K1 को ओपन रखा, क्या रखा, तो फिर ये वाला ब्रांच पूरा ओपन है, और जो ब्रांच ओपन होता है वहां से करंट फ्लो होता है। और K1 को क्लोज किया और K2 को ओपन रखा, तो ये वाला ब्रांच पूरा ओपन रहेगा, उसमें से करंट फ्लो। तो K1 और K2 से आप लोग कंट्रोल कर सकते हो कि इस वायर में करंट फ्लो करवाना है कि इस वायर में करंट फ्लो करवाना है, और दोनों को क्लोज रखोगे तो दोनों में से करंट क्या होगा, फ्लो होगा। तो इस तरीके से सेल E1 और सेल E2 इनको कंट्रोल करने के लिए, इनके थ्रू करंट को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कितनी कीज है, 2 कीज, K1 एंड यहां तक क्लियर है? तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि क्या क्या हमने कनेक्ट किया है। सबसे पहले हमने ये वाला जो ईएमएफ है, ईएमएफ ऑफ मेन सेल, कौन सा सेल है वो, मेन सेल, ठीक है। उसके बाद की के जो है वो की के अक्रॉस मेन सेल, तो मेन सेल के करंट को कंट्रोल करने के लिए ये जो की है। अच्छा आरएच जो है ऑफकोर्स रियोस्टैट है, उसका काम मुझे समझाने की जरूरत नहीं तुम्हें, अभी बहुत बार हो गया है। उसके बाद E1 और E2 वो ईएमएफ है जिनका, वो सेल से जिनका ईएमएफ हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, राइट। सो बोलो E1 एंड E2 ईएमएफ्स ऑफ सेल्स विच इज टू बी कंपेयर्ड, जिनको हमें कंपेयर करना है। कैपिटल G रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिखाया मतलब वहां पे गैल्वेनोमीटर है, और जे ऑफकोर्स क्या है बोलो, जॉकी। और K1 और K2 ये कीज मैंने दोनों नहीं लिखी, बट आप पता है वो कंट्रोल करेगी E1 और E2 को। यहां तक क्लियर है? ओके चलो अभी वर्किंग को शुरू करते हैं। अच्छा वर्किंग को शुरू करने के पहले आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, राइट। अब बताओ क्या यहाँ पे ईएमएफ मेन सेल जिसका ईएमएफ E, की K, रियोस्टैट RH, ये तीनों इस वायर के साथ कनेक्टेड है। तो ये एक ही कनेक्शन है, ये एक ही कनेक्शन है पूरा। ओके तो ये तीनों वायर और ये तीनों आपस में कैसे, सीरीज में। तो मैं इधर लिख रहा हूं मेन सेल ऑफ ईएमएफ E, की K and rheostat RH are connected in series with potentiometer wire AB as shown in circuit। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट समझा तुमको। उसके बाद पॉजिटिव, अच्छा एक और में ए जो है वो मेन सेल के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और बी जो है वो मेन सेल के नेगेटिव से कनेक्टेड है। तो एंड ए ऑफ वायर इज कनेक्टेड
to high potential side of main cell and end B is connected to low potential side of main cell through rheostat. थ्रू रियोस्टैट. ये थ्रू रियोस्टैट ये वर्ड क्यों यूज करना पड़ रहा है? बिकॉज जो बी है वो डायरेक्टली निगेटिव से कनेक्टेड नहीं है. बी कनेक्टेड है एंड रियोस्टैट फर्दर कनेक्टेड है नेगेटिव से. तो बी कनेक्टेड है नेगेटिव से बट वो थ्रू द रियोस्टैट है. दैट इज व्हाई वी हैव टू यूज द वर्ड रियोस्टैट. अच्छा आगे उसके बाद ये तो हुआ इधर का एक्सप्लेनेशन. ठीक है. अब ये दो ईएमएफ जो है, अच्छा दो सेल जिनके ईएमएफ E1 और E2 है. तो पहले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल तुम्हारे ए के साथ कनेक्टेड है और दूसरे सेल का भी पॉजिटिव टर्मिनल, और ए हाई वोल्टेज साइड है या हाई पोटेंशियल पॉइंट है. तो दोनों सेल के पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल साइड के साथ कनेक्टेड है. तो पॉजिटिव टर्मिनल्स ऑफ ईच ऑफ cells of EMF E1 and E2 are connected to high potential point A. दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल आपके हाई पोटेंशियल साइड के साथ कनेक्टेड है. अब दोनों के जो नेगेटिव टर्मिनल है वो कीज के साथ कनेक्टेड है. कीज फर्दर कनेक्टेड है और गैल्वेनोमीटर फर्दर कनेक्टेड है जॉकीज से. यही आपको इंट्रोडक्शन रट्टा नहीं मारना है, खुद से लिखना है. तो क्या लिखा है मैंने? नेगेटिव टर्मिनल्स आर कनेक्टेड टू कीज K1 एंड विच आर फर्दर कनेक्टेड टू जॉकी. कीज कनेक्टेड है जॉकी के साथ बट बीच में कौन है? इसलिए वाया गैल्वेनोमीटर. क्लियर है क्या यहां तक? तो ये पूरा जो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है वो मैंने समझा दिया आपको, बट ये तुम लोग खुद से लिखोगे एग्जाम में. ठीक है, रट्टा नहीं मारोगे. एनीवेज आगे बढ़ते हैं वर्किंग वाले पार्ट पे. बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है अभी. तो सबसे पहले स्टेप नंबर वन ये है कि मेन की K इज क्लोज्ड. ठीक है, मेन की K इज क्लोज्ड, की K1 is also closed and K2 is kept open. देख लो आप लोग यहां पे, बोलो ये वाला की क्या किया? क्लोज किया. समझना है यहां पे. तो जैसे इस वाले की को क्लोज करूंगा तो उस की ये की किस सेल को कंट्रोल करता है? इस सेल को. जैसे इसको क्लोज किया, क्लोज करना मतलब ऑन करना. तो यहां से क्या शुरू होगा? करंट शुरू होता है पॉजिटिव से. डायग्राम को खराब मत करना. इसके आगे मैं जो भी करूंगा एक्सप्लेनेशन देने के लिए कर रहा हूं. तुम लोग एग्जाम में इतना ही ड्रॉ करना. ठीक है, करंट की डायरेक्शन वगैरह कुछ दिखाने की जरूरत. मैं जॉकी को टच करके भी दिखाऊंगा, वो भी करने का जरूरत. तुम्हें बस इतना ही करना है. ठीक है, हाँ डायग्राम टेक्स्ट बुक में देख लेना एक बार. अब मुझे तो सिखाना है तो मुझे आगे करना पड़ेगा. तो बोलो पॉजिटिव से करंट शुरू होगा तो करंट आएगा यहाँ पे जंक्शन ए पे. तो इसके आगे करंट के लिए 3 ब्रांचेस है, 1 2 3. इन दोनों ब्रांचेस में करंट जाएगा कि नहीं जाएगा वो ये कीज डिसाइड करेंगे. और अगर कीज क्लोज कर भी दिए और जॉकी अगर इधर कनेक्ट नहीं किया तो आपका लूप क्रिएट होने वाला. प्रेजेंटली ये वायर तो है बट क्या वो लूप है? करंट फ्लो होने के लिए सर्किट कंप्लीट होना चाहिए. बट ये जॉकी कहीं पे कनेक्टेड नहीं है तो सर्किट कंप्लीट. समझ आ रहा है कि नहीं? सर्किट कंप्लीट होगा तो जरूर यहां से करंट पास होगा. इस तरफ कितना करंट जाएगा? इस तरफ बहुत कम करंट जाएगा. ठीक है, मैं जीरो नहीं बोलूंगा बट इस तरफ करंट काफी
कम होगा। बताओ क्यों? अरे वायर के बहुत सारे टर्न्स है, वायर के टर्न्स ज्यादा, हर वायर में रेजिस्टेंस होता आपको पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, तो वायर की लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस भी, तो इस तरफ बहुत हाई रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो इस तरफ करंट काफी कम जाने वाला है। बट इतना जरूर पता है, ये जरूर है कि ये हाई पोटेंशियल हो रही है क्योंकि नेगेटिव के साथ कनेक्टेड हो रही है, पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। समझ में आ रहा है क्या? बट करंट इस वायर में इस सेल के कारण बहुत कम है, बहुत ही कम करंट है। क्यों? क्योंकि इधर रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है, राइट। जो भी करंट फ्लो होगा वो इधर से फ्लो होगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसको क्लोज किया, साथ साथ में K1 को भी, बट K2 को इसको ओपन रखा, तो ये वाला जो आर्म है या ब्रांच है, ये वाला ब्रांच फिलहाल सर्किट में, क्योंकि वो ओपन है, और जिधर वायर कट रहती है, ओपन मतलब कट, उधर करंट जाता नहीं है, तो इधर से करंट नहीं जाने वाला, E2 में से करंट जाने वाला। तो आप फिलहाल E2 के बारे में सोचो ही मत। तो सर्किट में कौन कौन है बोलो? मेन की क्लोज है, मतलब सर्किट में E है, और सर्किट में K1 क्लोज है, मतलब E1 भी है, बट K2 क्या है? तो E2 सर्किट में नहीं है, ठीक है। अब आगे सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, तो जल्दी बोलो अभी क्या होगा, यहाँ पे वर्किंग समझा देता हूं। बोलो अभी क्या करेंगे, सब कुछ समझा तुम्हें अब तक? अब आपको उठाना है जॉकी, ठीक है, और जॉकी उठा के इस वायर के डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे टैप करना है, ठीक है। तुम बोलोगे बट जॉकी टैप करके ढूंढेंगे क्या? बराबर है, तो जॉकी टैप करके आप ऐसा पॉइंट ढूंढोगे जहां पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन देगा। क्या देगा? बट सवाल उठता है गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन क्यों देगा? ठीक है, तो ठीक से सुनना, ये जो सेल है, इस सेल का ईएमएफ कुछ तो होगा। अरे सेल है तो 3 वोल्ट 5 वोल्ट 6 वोल्ट कुछ तो लिखा रहेगा ना उसके ऊपर। तो मान लो ये जो सेल है, इसका ईएमएफ ऐसे ही फॉर एग्जांपल 20 वोल्ट है। कितना है? एग्जाम में लिखना मत 20 वोल्ट, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो अब मुझे बताओ, अभी सुनना, तो यहां से लेके यहां तक इस ब्रांच का, अगर वो ब्रांच क्रिएट, ये ब्रांच क्रिएट हुआ ना अभी, तो ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है और ये नेगेटिव से, तो इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस कितना क्रिएट होने वाला है? 20 वोल्ट। अरे भाई ये एक वायर है, इस वायर के अक्रॉस हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया सेल, और इस सेल में इधर लिखा है 2 वोल्ट। इसका मतलब इस पॉइंट और इस पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है? 2 वोल्ट का, क्योंकि ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है। ये तो अगर ये 10 रहेगा तो ये 8 रहेगा, क्योंकि इधर 2 वोल्ट लिखा है। तो अगर ये 2 वोल्ट लिखा है तो 2 वोल्ट का ही पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है? क्रिएट करता है। दिमाग में नहीं जा रहा? तो आप बताओ, वापस से सोच के बताओ, बोलो ये जो ब्रांच है, इस ब्रांच में कौन सा सेल है? E1 ये सेल है। अच्छा, इस ब्रांच, मैं खाली इस ब्रांच की बात कर रहा हूं। तुम में से कोई बोलेगा E तो है, अरे E की वजह से इन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर ये 100 है, ये 100 है, तो ये मान लो 20 है, तो यहां से यहां क्या डिक्रीज हो रहा है? पोटेंशियल। तो अगर इधर 100 है तो मे बी इधर 90 रहेगा, मे बी इधर 80 रहेगा, ऐसे करते करते इधर 70 60, ऐसे करते करते इधर कितना रहेगा? 20। तो इधर पोटेंशियल डिफरेंस तो है ही है, वो इस सेल के कारण है। बट मैं इधर इस ब्रांच की बात कर रहा हूं, इस ब्रांच में ये सेल कनेक्टेड है, तो इस ब्रांच में जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो सेल के कारण होगा ना। आप ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। तो हमने क्या किया, यहां से जॉकी उठाया और जॉकी यहां पे कनेक्ट कर दिया, इधर 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 रख दिया मान लो, ठीक है, जॉकी इधर रख दिया। यहां तक क्लियर है? अब बताओ यहां से लेके यहां तक इन दो पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? 10 का, राइट। और इस वाले ब्रांच में कितने का है? इस वाले ब्रांच में, तुम्हें ब्रांच नहीं समझा? रुको समझाता हूं। देखो ये जो पिंक कलर वाला ब्रांच है, इधर कितना है? 20, क्योंकि यहाँ पे ये सेल कनेक्टेड है। और यहां कितने का है? 10 का है। तो 20 माइनस 10 कितना हुआ? 10 हुआ। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ? 10 वोल्ट। तो अब मुझे बताओ यहां से करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि सर्किट में ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस है कितने वोल्ट का? 10 वोल्ट का। अब भी नहीं समझा, इसमें कितना? 10, इधर 20, इधर कितना? 20 माइनस 10 कितना? तुम बोलोगे आप सबट्रैक्ट क्यों कर रहे हो? तो पता चल जाएगा सबट्रैक्ट क्यों करते, ठीक है। वो सबट्रैक्ट कब करते हैं, ऐड कब करते हैं वो जान दो। तो 20 माइनस 10 कितने का हुआ बोलो? 10 का। सो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हुआ सर्किट में 10 का। 20 ये 10 ना, 190, तो 10 और वो 20, तो 20 माइनस 10 10 हुआ। तो सर्किट में करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा?
होगा। सर्किट में करंट फ्लो होगा तो गैल्वेनोमीटर कितना डिफ्लेक्शन देगा, कुछ ना कुछ देगा, जो भी देगा, बट हमें डिफ्लेक्शन नहीं चाहिए, हमें कितना डिफ्लेक्शन चाहिए, जीरो डिफ्लेक्शन। तुम बोलोगे जीरो डिफ्लेक्शन क्यों चाहिए, क्योंकि जीरो डिफ्लेक्शन रहेगा तो मैं बोलूंगा सर्किट बैलेंस हुआ, और सर्किट अगर बैलेंस हुआ तो मैं विस्टन्स मीटर ब्रिज का कंडीशन लगा सकता हूं, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, वो भी लगा सकते हैं अगर सर्किट बैलेंस हुआ तो इधर आन दो अभी यहाँ पे। तो अभी तो सर्किट बैलेंस नहीं हुआ है क्योंकि करंट क्या हुआ है, फ्लो हुआ है। गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन देगा तो ही बैलेंसिंग कंडीशन आई। हाँ, तो अब मुझे बताओ, मैं जॉकी को यहां से उठाऊंगा, यहां पे कनेक्ट करूंगा, मान लो ये 85 है, ठीक है, तो 100 और 85 कितना हुआ, 15, तो इधर का पोटेंशियल डिफरेंस 15 और इधर का 20, क्योंकि सेल फिक्स है, तो 20 माइनस 15 कितना हुआ, 5, तो पोटेंशियल डिफरेंस 5 है। करंट फ्लो होगा, डिफ्लेक्शन मिलेगा, हमें डिफ्लेक्शन नहीं चाहिए, इसलिए ऐसे करते करते, मेहनत करते करते हम लोग इस पॉइंट पे पहुंचेंगे, समझा कि नहीं। अच्छा, पहले से पता रहता है कि 80 है, नहीं, क्योंकि वायर पे कुछ नहीं लिखा रहता, वो हमें ढूंढना पड़ता है एक्सपेरिमेंट करके। अब हम लोग आए इस पॉइंट पे, बराबर है। अब बताओ 100 और 80 में कितने का पोटेंशियल डिफरेंस, मैं इस सर्किट की बात कर रहा हूं, 20 का, इस वायर का 20, और ये ऊपर का वायर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस, 20, क्योंकि उधर सेल लगा हुआ है, तो वो 20 और ये डिफरेंस 20 कितना होगा, जीरो होगा, सब्ट्रैक्शन होगा। सो 20 माइनस 20 कितना हुआ, जीरो। अब मत सोचो सब्ट्रैक्शन क्यों होगा, बिकॉज वो टर्मिनल पॉजिटिव पॉजिटिव ही कनेक्टेड है, तो जब सेम टर्मिनल होते हैं तो वो एक दूसरे को अपोज करते हैं, समझ आ रहा है क्या। सो आप समझो कि इधर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, जीरो। तो अब करंट क्या नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा। वापस बोलो, यहां से यहां पोटेंशियल डिफरेंस वो किसने क्रिएट किया, इसने क्रिएट किया हुआ है, और इस ब्रांच में पोटेंशियल कितने डिफरेंस कितने का, तो ये 20 और ये भी, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। तो सर्किट में करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, कौन सा सर्किट, मैं इस सर्किट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पिंक वाले सर्किट की बात कर रहा हूं। इस पिंक वाले सर्किट में करंट फ्लो नहीं होगा, और हम लोग बोलेंगे इतना पार्ट ऑफ सर्किट बैलेंस हो गया, दिस पार्ट ऑफ सर्किट इज, क्यों बैलेंस हुआ, क्योंकि करंट बैलेंसिंग, क्योंकि पोटेंशियल सेम हुआ, पोटेंशियल सेम तो करंट फ्लो होता, और हम लोग बोलेंगे सर्किट क्या हुआ, बैलेंस हुआ। तो इधर आन दो अब यहाँ पे, तो सर्किट अगर बैलेंस हुआ तो ये एक दो लाइन मुझे लिखना है, वो छोड़ रहा हूं मैं यहाँ पे जगह। अच्छा, सर्किट अगर बैलेंस हुआ, अच्छा, या फिर लिख ही देता हूं, नाउ जॉकी इज टैप्ड, इधर आन दो, बाद में लिखना जो भी लिखना है, जॉकी इज टैप्ड at different points on wire AB, वायर AB के डिफरेंट पॉइंट पे जॉकी क्या किया, टैप किया, एंड अ नल पॉइंट P is found where galvanometer shows क्यों दिखाता है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे बुक में भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, डायरेक्टली लिखो गैल्वेनोमीटर क्या दिखाता है, जीरो डिफ्लेक्शन। तो अब मुझे बताओ सर्किट क्या हुआ, बैलेंस हुआ। सो देयरफॉर यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, तुम बोलोगे सर प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्यों यूज कर रहे हो, अरे भाई ये A2 ये यहां तक, इस पॉइंट को मैंने P बोल दिया, मान लो A2P पोटेंशियल का फॉल हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, फॉल हो रहा है, तो जहां पे भी पोटेंशियल का फॉल होता है वहां पे क्या लगा सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, इधर ही देख लो, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर होता है फॉल ऑफ पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ, लेंथ। अच्छा, ये यहां से लेके ए से लेके पी तक का जो लेंथ है ना, वो लेंथ को मैं एल बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, या फिर L1 बोलते, क्योंकि हम लोग दो बार करने वाले थे, L1 बोल दो, यहां तक क्लियर है। तो अब मुझे बताओ ये क्या है, फॉल ऑफ पोटेंशियल, V क्या है बोलो, या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A2, बट ये पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर है कि नहीं है, हाँ, ये E1 का पोटेंशियल डिफरेंस कितना था बोलो, और ये भी कितना था, इसलिए तो करंट क्या नहीं हुआ है। तो ये V, यहां इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो E1 से इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसीलिए तो हमें क्या मिला है, नल पॉइंट। ये दोनों, ये देखो, इसका यहां से यहां का पोटेंशियल और ये पोटेंशियल क्या हुए, सेम हुए, इसलिए करंट फ्लो नहीं हो रहा ना। तो पता है पहले जो कि इधर टैप किया था तो ये 10 था, बट ये तो 20 था, तो पोटेंशियल सेम नहीं थे, इसलिए हमें नल पॉइंट मिला था क्या, बट जब यहां पे किया तो 100 to 80 20 हुआ,
इधर इस ब्रांच में 20 और इस ब्रांच में भी कितना 20। तो अब मुझे बताओ ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ए और पी के बीच का मतलब V, वो ईएमएफ से इक्वल है या नहीं है? तो फिर इस V के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? ईएमएफ लिख सकते हैं, राइट। तुम में से कोई बोलेगा सर आपने तो बोला था कि वो दोनों इक्वल नहीं होते, वो तो मैंने तुम्हें बोला था ये कब, अगर इधर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा तो V और E क्या होते? इक्वल होते। ये हुआ पहला कंसेप्ट। और दूसरा कंसेप्ट आपके सामने है कि इधर नल पॉइंट मिला ही क्यों? नल पॉइंट क्यों मिला? ये पहले से हमने लगाया था, कितना ये फिक्स है कि वेरी होता रहता है? क्योंकि सेल फिक्स होता है। और हम लोगों ने इधर इधर टैप किया तो ये 10 हुआ, तो 20 माइनस 10 कितना 10 करंट फ्लो हुआ। इधर टैप किया ये 15 था, तो 20 माइनस 15 कितना हुआ 5 करंट फ्लो हुआ, डिफ्लेक्शन मिला। यहां रखा तो 100 और 80, 100 माइनस 80 कितना हुआ 20, तो ये पोटेंशियल हुआ 20 और ये तो पहले से ही था, तो पोटेंशियल का डिफरेंस 20 और ईएमएफ भी, तो फॉल ऑफ पोटेंशियल मतलब V फॉल ऑफ पोटेंशियल का सिंबल V है रे, बट V की वैल्यू किससे इक्वल है? ईएमएफ से। तो अगले स्टेप में V के जगह पे क्या लिख सकते हैं? कितना ईएमएफ? E1 ना, तो E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा L1। तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो, ये इतना पूरा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली लिख देना E1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1। उसका हिस्ट्री मत बता देना कि पहले वो V आया, क्योंकि बुक में इतना एक्सप्लेन नहीं किया गया, तुम डायरेक्ट करो। तो ये E1 प्रोपोर्शनल का साइन आया तो K और ये L1, इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 1। ये हुआ स्टेप नंबर 1। अब क्या करेंगे? अभी स्टेप नंबर 2। अब तुम लोग K1 को ओपन कर दो, किसको ओपन कर दो? और K2 को क्लोज कर दो, किसको? तो अब ये अगली वाली स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में मेन की K इज क्लोज्ड, मेन की तो क्लोज ही रहेगी, नहीं तो फिर A और B में डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा? मेन की तो हमेशा क्लोज रहेगी। की K1 इज ओपन एंड की K2 इज क्लोज्ड, ठीक है। चलो वापस से सेम कंसेप्ट। अब मैं क्या करूंगा वापस, मान लो ये जो दूसरा सेल है उसका ईएमएफ जो है लेट्स से 50 वोल्ट है, कितना है? अरे हमें नहीं पता रे, मैं बस बोल रहा हूं, राइट, कुछ ना कुछ होगा ही ना। तो अगर दो अलग अलग ये सेल है तो ईएमएफ भी अलग अलग रहेंगे। अगर सेम होते तो इधर भी ई लिखा जाता, इधर भी क्या लिखा जाता, तो इधर E1 और E2 लिखा है मतलब ईएमएफ अलग अलग है। तो एक को 20 लिया तो अभी 30 40 कुछ तो ले लो, तो मैंने क्या ले लिया 50। अब मुझे बताओ क्या होगा? अभी यहाँ पे मेन की को क्लोज किया, करंट आया, यहां से काफी कम करंट जाएगा, मैक्सिमम करंट इधर से जाएगा, इधर से करंट जाएगा, क्योंकि फिलहाल अभी K1 क्या है? ओपन है, तो सर्किट में E1 की बात ही नहीं करी जाएगी। तो बोलो करंट यहाँ आया, उस करंट को इधर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस झेलना पड़ता है, तो करंट इधर जाएगा, वो इधर जाएगा, E2 के थ्रू जाएगा, फिर गैल्वेनोमीटर के थ्रू जाएगा, और अब दोबारा से आप किसको उठाओगे? जॉकी को, और जॉकी को हम लोग यहां रख देंगे, शुरुआत स्टार्टिंग से। वापस बोलो इधर कितना है 90 है, तो बोलो 100 माइनस 90 कितना हुआ 10, तो यहां से यहां 10 है, बट इस ब्रांच में ऊपर की वायर से उन्हीं दो पॉइंट के बीच में, ये दो पॉइंट के बीच में दो वायर है, एक है ये वाली वायर और एक है ऊपर वाली वायर, समझा क्या? तो इस वाली वायर में पोटेंशियल डिफरेंस ये क्रिएट करता है और ऊपरी वाली वायर में ये वाला क्रिएट करता है। तो बोलो ये पोटेंशियल डिफरेंस 10 और ऊपर वाली वायर का कितना 50, तो 50 माइनस 10 कितना हुआ 40। करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? ऑफकोर्स होगा, राइट। फिर इसको उठा के हमने यहां रख दिया, मान लो इधर पहला जो नल पॉइंट मिला था जहां पे, तो बोलो ये कितना है 80, अरे 100 और ये 80 था ना, तो कितना हुआ ये 20, तो यहां से यहां हुआ 20, बट इधर कितना हुआ 50, तो 50 माइनस 20 कितना हुआ, तो करंट फ्लो। तो ऐसे करते करते हमें तो डिफ्लेक्शन 0 चाहिए, मान लो ऐसे करते करते आप लोग आए यहाँ, और मान लो यहाँ का पोटेंशियल 50 है, कितना है, ठीक है। सो ये उठा के हमने, फिर हम लोग टैप करते 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 यहाँ पहुंच गए। तो अब बताओ ये जो मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ पिंक कलर से, ये वाला ब्रांच, अब बताओ यहां से लेके यहां तक ये 100 है और ये कितना है 50, तो दोनों में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, बट ऊपर भी कितना है, तो 50 और ये भी डिफरेंस ही नहीं, करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा, तो नल पॉइंट मिलेगा। अब दोबारा से क्या मिला, नल पॉइंट, अरे आया नहीं। अच्छा दूसरी चीज, 100 से लेके 50 तक प्रिंसिपल बोल रहा है यार,
पोटेंशियल का फॉल हुआ कि नहीं हुआ? 100 से 50 देयर इज फॉल ऑफ, तो अब पोटेंशियल फॉल हुआ तो लगा दो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, राइट? क्या है बोलो, इधर क्या लिखेंगे? अगेन जॉकी इज टैप्ड at different points on wire AB and null point P dash is found. null point P dash is found. और प्रिंसिपल का फॉल हो ही, पोटेंशियल का फॉल हो ही रहा है, तो फॉल ऑफ पोटेंशियल बोलो जल्दी से, क्या है फॉल ऑफ पोटेंशियल? AC लेके कहां तक? P dash तक। तो ये फॉल ऑफ पोटेंशियल कितना? 100 to 50 ना, 50, उसका सिंबल अगेन V रहेगा। तो वंस अगेन फॉल ऑफ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहां से लेके यहां तक का लेंथ, वो लेंथ पहले से अलग है, तो इस बार क्या बोलेंगे? L2 बराबर है। बट ये फॉल ऑफ पोटेंशियल 50 है, वो 50 इससे बराबर है कि नहीं है? तो इस V के जगह पे क्या लिखेंगे? E2। अरे है नहीं? सो इस बार क्या लिखेंगे बोलो? E2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो, और ये L2। इक्वेशन नंबर 2 क्लियर है? तो अब आपके पास कितने इक्वेशन आए? दो, दोनों को डिवाइड करो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। तो क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगा, राइट हैंड साइड डिवाइड करना है, क्योंकि कंपैरिजन करना है, इसलिए कंपेयर करना मतलब डिवाइड करना। तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू K L1 अपॉन K L2। तो बोलो K और K क्या होगा? तो E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू, ये आया कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। अरे आया ना? अच्छा, ये K जो है वो सेम रहेगा कि अलग अलग रहेगा? क्योंकि वायर सेम है, जब तक वायर सेम है तब तक K क्या नहीं होगा? चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, डाउट क्या है बोलो।